हेलो दोस्तों, स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। आज मैं ऐसा ही एक सस्पेंस से भरा हुआ एनिमे लेकर आया हूँ जिसमें हमें रिवेंज और लव स्टोरी दिखाई जाती है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 से। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लाइन देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है किसी चीज या सामान का अच्छे से ख्याल रखो तो उस चीज के अंदर सोल आ जाती है, लेकिन उसी सामान को अगर आप कचरा समझकर फेंक दो तो उसमें क्या आता होगा। इसके बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत आलीशान लग रहा था। सब ने साफ और सफेद कपड़े पहने हुए थे, जैसे इस शहर में गंदगी का नामो निशान ना हो। इसी शहर में एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी नई डॉल थोड़ी सी फट जाती है। उसे सी कर आराम से सही किया जा सकता था, पर ये लोग काफी अमीर हैं तो ये नई डॉल खरीद सकते हैं और उस डॉल को कचरे में फेंक दिया जाता है। हमें फिर से एक लाइन देखने को मिलती है कि इंसान किसी भी चीज को बड़ी आसानी से कचरा बना देते हैं, जैसे कि वो बिल्कुल बेकार है और किसी भी काम नहीं आएगी। वो ऐसे ही दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। खैर, ये कचरा टनल से होता हुआ एक ट्रक में इकट्ठा हो रहा था और वो ट्रक इसे वेयर हाउस में पटक देता है। इसी बीच हम एक मांस वाले लड़के को देखते हैं जिसका नाम रूडो है और ये इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। रूडो वेयर हाउस के अंदर जाके कचरे में से कुछ ढूंढने लगता है। गार्ड समझ जाता है कि ये वही कचरा चोर है जो उनके सुंदर शहर को गंदा करने में लगा हुआ है। वो अलार्म बजा देता है और रूडो को सरेंडर करने के लिए बोलता है, पर रूडो उस पर कचरा फेंक कर वहाँ से भागने लगता है। वो उस पे गोली भी चलाते हैं, लेकिन रूडो उनसे बच जाता है। वो काफी तेज था, तभी एक गोली उसके हाथ को छू कर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रूडो यहाँ से बच कर निकल जाता है। बाहर आकर रूडो बोलता है, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा कमीनो। हम देखते हैं कि रूडो वहाँ फटी हुई डोल को लेने गया था। खैर, ये टाउन बहुत ही सुंदर था और लड़कियाँ आपस में बात कर रही थी। तुमने सुना क्या? वो कचरा चोर कल भी आया था। आखिर कचरे की कौन चोरी करता है? वो जरूर ट्राइब फॉग में से होगा। अब इनकी बातें एक आदमी सुन रहा था जिसके कपड़े थोड़े मैले थे, क्योंकि ये आदमी भी एक ट्राइब फॉग है। ये ट्राइब फॉग वालों को बहुत नीची नजर से देखते हैं। वो लड़कियां कहती हैं, जरा देखो ये कितना गंदा लग रहा है, ये लोग हमारी जमीन पर आते ही क्यों हैं? खैर, वो आदमी रेक्टो एक गेट खोलकर बाहर निकल जाता है और हम देखते हैं ये एक बड़ी दीवार बनी हुई थी और दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ आलीशान और सुंदर था और दूसरी तरफ सब कुछ गंदा, पुराना और मेला था। बेसिकली एक तरफ अमीर लोग रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब लोग। इन गरीबों को ही ट्रिप फॉग कहा जाता है। इस साइड वाले लोग भी कचरा चोर की बातें कर रहे थे कि उसके चक्कर में हम लोगों पर कोई मुसीबत ना आ जाए। खैर, हम रूडो को देखते हैं जो उस डॉल को सही करने में लगा हुआ था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम शिवा है। शिवा रूडो को डांटने लगती है कि वो फिर से कचरा उठा लाया। शहर के लोग अपने कचरे को लेकर बहुत सीरियस हैं। अगर उन्होंने रूडो को पकड़ लिया तो पता नहीं वो इसके साथ क्या करेंगे, तो इसलिए ये कचरा चोरी करना बंद कर देना चाहिए। रूडो कहता है, अमीर लोग ऐसी चीजें फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती हैं और उन चीजों के लिए रूडो को बुरा लगता है और साथ ही वो उन चीजों को ठीक कर बेच देता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है जिससे उसका खर्चा पानी निकल सके। तभी यहाँ 3 लड़के आ जाते हैं और रूडो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसमें से कितनी बदबू आती है। शिवा को इसके साथ नहीं घूमना चाहिए, ये हमेशा अपने गंदे ग्लव्स पहन के रखता है, अगर इसने तुम्हें टच कर दिया तो तुम बीमार हो जाओगी। शिवा कहती है कि उसे रूडो से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम सभी झोपड़पट्टी में रहते हैं तो हम सभी एक समान है। असल में ये झोपड़पट्टी वाला एरिया क्रिमिनल्स को कैद करने के लिए बनाया गया था और ये सब लोग किसी न किसी के वंश हैं। इन्हें अपने बाप दादा की सजा मिल रही है। ये अपनी इमेज सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन रूडो के बाप ने ये सारी मेहनत बेकार कर दी क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों का खून कर दिया था। इसलिए वो रूडो को खुद से नीचा मानते हैं और ये सब सुनकर रूडो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी आंखें देखकर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी एक दिन कातिल बनेगा। शिवा अब रूडो से बोलती है कि तुम अपने बाप जैसे बिल्कुल नहीं हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम कभी किसी को नहीं मारोगे। ये बात सुन रूडो शर्माने लगता है। साफ पता चल रहा था कि वो शिवा को लाइक करता है। तभी शिवा की नजर उस डॉल पर जाती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया था। उसे वो डॉल बहुत अच्छी लगती है। असल में रूडो ये डॉल बेचने के लिए नहीं लाया था, बल्कि शिवा को गिफ्ट देने के लिए लाया था, पर इससे पहले वो ये शिवा को दे पाता
यहाँ उसकी मम्मी आ जाती है और शिवा यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूडो भी घर आ जाता है। यहाँ रेक्टो भी उसकी टांग खींचने लगता है कि तुम वो डॉल उस लड़की के लिए लाए थे। असल में उसने इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो रूडो से कहता है उसे सीधा अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, पर पहले ये बताओ कल रात को तुमने क्या गुल खिलाए हैं। रेक्टो रूडो से कहता है कि हम इतने गरीब नहीं हैं कि तुम कचरा चोर बनते फिरो। पैसे कमाने का काम तुम मुझ पर छोड़ और अपनी लाइफ रिस्क में डालना बंद करो। दोस्तों, रेक्टो ने रूडो को पाल कर बड़ा किया है। वो उसका सगा बाप नहीं है पर उसके फादर जैसा है और रूडो उसकी काफी रिस्पेक्ट भी करता है। वो उसका बोझ हल्का करने के लिए ही चोरी कर रहा था। तभी रेक्टो नोटिस करता है कि रूडो के हाथ पर चोट आई है। वो रूडो को अपने ग्लव्स उतारने का बोलता है ताकि वो उसके हाथ पर पट्टी बांध सके और उसे चोरी करने से मना करता है क्योंकि अगली बार उसे काफी चोट भी लग सकती है। हम देखते हैं कि रूडो के हाथ बहुत अजीब दिख रहे थे और वो उसका जिम्मेदार अपने बाप को बताता है और इन हाथों को छुपाने के लिए ही वो हमेशा ग्लव्स पहनता है। रेक्टो बोलता है कि बड़ा क्राइम करने का मतलब है कि मौत की सजा, और यहाँ मौत की सजा देने के लिए अपराधियों को पिट में फेंक दिया जाता है। सदियों से यही सजा है। रूडो के फादर को भी पिट में फेंक दिया गया था, तो रूडो को खुद का ख्याल रखना चाहिए। रूडो याद करता है जब से उसने होश संभाला है, जब से उसके हाथ काले, कभी कभी उनमें बहुत दर्द भी होता है और लोग उसे अलग नजरों से देखते हैं। तब रेक्टो ने उसे ये ग्लव दिए थे जिन्हें पहनने के बाद से दर्द भी बहुत कम हो गया है और वो रेक्टो का एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएगा। रेक्टो फिर से रूडो की टांग खींचने लगता है कि उसे जल्दी शिवा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए वरना कोई और उसे उड़ा ले जाएगा, और यहाँ पर बहस करने लगता है। तब हम देखते हैं इनके घर के बाहर कोई अनजान शख्स खड़ा था। अगली सुबह रेक्टो रूडो से कहता है कि थोड़ी स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं दिखोगे। इसके बाद रूडो उस डॉल को लेके बाहर निकल जाता है और शिवा को ढूंढने लगता है। उसे पिट भी दिखाई देता है। दोस्तों, पिट एक काफी बड़ा होल है जिसमें ये लोग सारा कचरा डालते हैं और अगर कोई क्राइम करता है तो उसे भी पिट में फेंक दिया जाता है। पिट इतनी बड़ी और गहरी है कि किसी को नहीं पता कि इसका एंड कहाँ है। इसमें इन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। इसमें फेंके जाने वाले लोगों का क्या होता है कोई नहीं जानता। आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जाता है और तभी शिवा यहाँ आ जाती है और रूडो से पूछती है कि यहाँ वो नजारा देखने आया है। शिवा कहती है उनके एरिया को जानबूझ के पिट के करीब बनाया गया था कि इसे देखकर हम डरते रहे। अगर हम कुछ बुरा करेंगे तो हमें पिट में फेंक दिया जाएगा, तो इन्हें ना चाहते हुए भी ये नजारा देखना पड़ता है। वो रूडो से कहती है कि वो नहीं चाहती कि रूडो को भी पिट में फेंक दिया जाए और अगर वो कचरा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे जरूर पिट में फेंक दिया जाएगा। रूडो बोलता है कि कल रेक्टो ने भी यही कहा था। शिवा बोलती है कि उन्हें भी तुम्हारी चिंता है क्योंकि वो भी तुमसे प्यार करते हैं। अब रेक्टो ये सुनकर चौंक जाता है। वो भी प्यार करते हैं? मतलब अनजाने में शिवा ने कन्फेंस कर दिया था कि वो भी रूटो से प्यार करती है। जो सुनकर रूटो शर्म से अपना मुंह ढक लेता है और बोलता है कि मैं ये डॉल तुम्हारे लिए ही लाया, पर ये कचरा है तो शायद ये तुम्हें इतना पसंद नहीं आया। शिवा उस डॉल को ले लेती है और कहती है वो उस डॉल को हमेशा अपने साथ रखेगी। अब रूडो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो ये सब रेक्टो को बताने जाने लगता है। रास्ते में वो पुलिस वालों से भी टकराता है। पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहे थे। रूडो फिर भागकर अपने घर की तरफ जाता है और सोचता है लेकिन मैंने तो शिवा को साफ साफ बोला ही नहीं। रेक्टो कहेगा कि वापस जाकर उसे थंग से प्रपोज करो। वो दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि एक आदमी ने रेक्टो के पेट में तलवार घुसा दी। रूडो गुस्से में उस आदमी की तरफ भागता है तो वो उसकी कुटाई करके उसे बांध देता है। उसके पास एक बुक भी थी। वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है पर वो रूडो को कुछ नहीं करता। रूडो को रेक्टो की आवाज आती है जो कि अभी तक जिंदा था। वो उसे कहता है भागो यहाँ से और इस घटिया दुनिया को बदल दो। इतना कहकर रेक्टो की डेथ हो जाती है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आकर रूडो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूडो ने मारा है। रूडो उन्हें समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी बात पता लगती है। बाप की तरह बेटा भी कातिल निकला। थोड़ी देर में रूडो को पिट के पास ले जाया जाता है। इसने न सिर्फ कचरा चोरी किया है बल्कि किसी की जान भी ली है जो कि बहुत बड़ा
पाप है। भले ही तुमने जिसकी जान ली है वो मामूली सा ट्रैप फोक था, लेकिन जो भी मर्डर जैसा पाप करेगा वो इस पवन धरती पर रहने के काबिल नहीं है, और इसलिए रूडो को मौत की सजा सुनाई जाती है और कहा जाता है इस कचरे को तुरंत ही पिट में फेंक दिया जाए। टाउन के लोग भी ये नारा लगा रहे थे। रूडो को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया, और वो भीड़ में शिवा को देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि रेक्टो को किसी ने मार दिया है, तुम्हें उसके कातिल को ढूंढना होगा। शिवा बोलती है, मैंने तुम पर यकीन किया था, पर तुम सच में कातिल के बेटे निकले। शिवा उसकी दी हुई डॉल वहीं फेंक कर चली जाती। लोग नारे लगा रहे थे, इस कचरे को फेंक दो। रूडो बोलता है, असली कचरा तो तुम लोग हो जिनमें खुद का दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान हैं, लेकिन तुम ना उससे कुछ सुनते हो और ना देखते हो। तभी उसे भीड़ में वो आदमी दिखता है जिसने रेक्टो को मारा था, पर इतने में ही रूडो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते वक्त रूडो बोलता है, मैं तुम सबको नर्क में भेजूंगा, तुम सब लोगों को, मैं तुम सब लोगों को मार दूंगा। रूडो काफी देर तक नीचे गिरता रहता है और जब उसे होश आता है तो वो कचरे के ढेर पर पड़ा हुआ था। वो ये सोचता है, जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझकर पिट में फेंक दिया जाता है उनका होता क्या होगा। शहर के लोग बात कर रहे थे कि एक और ट्राइफॉक को पिट में फेंक दिया गया है। पता नहीं ये लोग इतना क्राइम करते ही क्यों हैं। इन लोगों के दिमाग में कचरा ही भरा हुआ है। कहानी वापसी प्रेजेंट में आती है। अब वो खुद पिट में आ गया है। अब वो एक बड़े से मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था जो कि पूरा कचरे से बना हुआ है। वो मॉन्स्टर आवाज निकालता है जिससे यहाँ और भी मॉन्स्टर आ जाते हैं और वो रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रूडो सोचता है ये चीज है क्या, और ये आखिरकार चल कैसे पा रही है। रूडो भागता रहता है और उसे यहाँ पर इंसान की खोपड़ी भी मिलती है। वो ऊपर देखकर चिल्लाता है, तुम कमीने मुझे ऐसे नर्क में कैसे फेंक सकते हो। रूडो अब एक घाटी से नीचे फिसल जाता है। इस जगह की हवा में इतना कचरा और पॉल्यूशन था कि अब रूडो को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसे यहाँ से निकलना होगा, वरना वो यहाँ ऐसे ही मर जाएगा। उसे एक सेफ जगह ढूंढनी होगी, लेकिन उसके सामने तो बस कचरे का ढेर था। ऐसी जगह पर उसे सेफ प्लेस कहाँ मिलेगी। उसे खून की उल्टी होने लगती है और वो मॉन्स्टर भी उसके पास आने लगता है। रूडो सोचता है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। तभी उसे रेक्टो की याद आने लगती है और वो सोच लेता है कि वो अभी मर नहीं सकता। अभी तो उसे काफी कुछ करना है। मुझे बदला लेना है उन लोगों से जिन्होंने मुझे क्रिमिनल बनाया, और उन लोगों से जिन्होंने मुझे पिट में फेंक दिया, और सबसे पहले उस कमीने को ढूंढना है जिसने रेक्टो को मारा था, और तब तक मुझे जिंदा रहना होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं रूडो के ग्लव्स में किसी तरीके की ताकत आती है। उसे अपने सामने कुछ चीजें चमकती हुई दिखती हैं और वो एक रॉड को उठा लेता है, और जब वो मॉन्स्टर रूडो को खाने आता है तो रूडो उस रॉड से उस मॉन्स्टर के मुंह पे मारता है। हम देखते हैं कि एक आदमी दूर बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा है। रूडो अब उस रॉड से मॉन्स्टर को पीटने लगता है और वो अलग अलग चीजों को उठाकर लड़ रहा था, लेकिन सांस लेने की वजह से उसकी हालत खराब होती जा रही। दो मॉन्स्टर उसे खाने आते हैं और हम फिर से वो रेड ताकत को देखते हैं, और रूडो एक मॉन्स्टर की मार देता है और एक स्टील प्लेट उठाकर दूसरे मॉन्स्टर की मार देता है। मानो उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई थी और वो जिस भी चीज को उठा रहा था वो हथियार बनती जा रही थी। लेकिन वो सबसे बड़ा मॉन्स्टर अभी भी बाकी था जो रूडो की मारने लगता है। रूडो देखता है वो किसी आदमी के पास आ चुका है जिसके हाथ में छाता था, और इस आदमी ने अपने मुंह पर किसी तरीके का मास्क पहना हुआ था। वो आदमी रूडो के मुंह पर भी मास्क पहना देता है जिससे रूडो भी ठीक से सांस ले पा रहा था। वो उस आदमी से पूछने लगता है, तुम यहीं रहते हो क्या, और ये जगह क्या है, और वो मॉन्स्टर क्या थे। वो आदमी रूडो से कहता है, तुम शांत रहो। रूडो बार बार उससे सवाल करने लगता है और वो उसे बार बार चुप रहने को बोलता है। अब गुस्से में वो आदमी चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों ने ये कचरा यहाँ फेंका है और मैं तुम्हें कब से चुप रहने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अब उस कचरा मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया। वो कचरे से बना हुआ मॉन्स्टर है, तुम उन्हें ऐसे ही खत्म नहीं कर सकते। वो लोगों के साउंड पर रिएक्ट करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कब से चुप रहने के लिए बोल रहा था। मैं तो इतना चिल्लाता भी नहीं हूँ। मॉन्स्टर ठीक इनके पीछे आ गया था। यह आदमी अपने छाते में किसी तरह की ताकत डालकर उसे हथियार में ट्रांसफर कर लेता है। वो मॉन्स्टर इसकी तरफ हाथ बढ़ाता तो यह आदमी उस छाते को किसी चक्री की तरह घुमाने लगता है जिससे उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है, और उसे काटने के बाद वो कचरा मिट्टी बनता जा रहा था। इनके सामने अब काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये लाइट की रफ्तार से सबको मार देता है। और रूडो सोचता है, ये कैसी पावर है, अगर ये ताकत मुझे मिल जाए तो मैं उन कमीनों को पेल दूं। वो बड़ा मॉन्स्टर इस आदमी की
तरफ एक पत्थर फेंकता है जिसे वो अपने छाते से काट देता है। इसके बाद वो अपने छाते का साइज बड़ा करके अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस आदमी का छाता नॉर्मल हो गया था। रूडो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तो ये आदमी अपना मास्क उतार कर बोलता है, मेरा नाम इंजन है और मैं एक क्लीनर हूँ। तभी उसे बदबू आती है और वो अपना मास्क वापसी पहन लेता है और रूडो को ही डांटने लगता है कि तुमने मेरा मास्क क्यों उतरवाया कमीने। और रूडो बेहोश हो जाता है। अब हम रूडो का पास देखते हैं। यहाँ वो कुछ बच्चों से पढ़ा करके आया था। इसने उनसे कहा था कि चीजों में भी जान होती है और वो इस पर हंसने लगे। रेक्टो पूछता है, तुमने उन्हें पेला? जिस पर रूडो मना करता है। तो रेक्टो कहता है, अच्छा किया। रेक्टो ने रूडो को बताया था कि अगर तुम किसी चीज का अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। तो रूडो को लगा उनमें जान आ जाती होगी। रेक्टो कहता है कि ये एक पुरानी कहानी है, लोगों ने अपनी चीजों का ख्याल रखने के लिए इसे बनाया होगा, पर मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ जैसे इस टावल में भी सोल जो तुम्हें इतना अच्छे से साफ करता है। तो रूडो पूछता है कि उन चेयर, टेबल और सब में सोल है? रेक्टो हंसते हुए बोलता है कि हो सकता है। रूडो अब पूछता है, इन ग्लव्स में भी? रेक्टो कहता है कि अगर तुम इनका अच्छे से ख्याल रखोगे तो इनमें भी सोल आ जाएगी। सीन वापसी प्रेजेंट में आता है। रूडो को होश आता है तो वो चेनों से बंधा हुआ था और उसे इंजन ने बांधा था और वो उसे लेकर जाने लगता है। रूडो कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे वापसी ऊपर जाना है। तो इंजन बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, हम ऊपर वाली जगह को एस्पर बोलते हैं और वहाँ से आने वाले लोगों को एस्पेराइड। तुम क्या ऊपर उड़ कर जाओगे? और वो हमेशा चलता भी रहता है, यानी कि अभी तो वापसी जाना इम्पॉसिबल है, ये ख्याल दिल से निकाल दो। रूडो बोलता है, मैं वापस जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तुमने कहा अभी पॉसिबल नहीं है, मतलब तुम खुद जानते हो कि ऊपर कैसे जा सकते हैं। मुझे इस दुनिया के बारे में जानना है और उस मॉन्स्टर के बारे में भी और तुम्हारी उस ताकत के बारे में। मैं भी उस ताकत का इस्तेमाल करके एस्पर में रहने वाले लोगों को मार दूंगा और जब तक तुम मुझे सारा कुछ बता नहीं देते तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। इंजन बोलता है, ठीक है, मैं सारा कुछ तुम्हें बताता हूँ। वो उसे लेकर एक खाली जगह पर आ जाता है। वहाँ पर एक घर था और वो रूडो को वहीं छोड़कर जाने लगता है। उस घर में से कुछ लोग बाहर आते हैं। उनमें से एक आदमी रूडो के पास आकर पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो? ऊपर से आए हो क्या? रूडो कहता है, हाँ, ऊपर से गिरा हूँ। ये सुन वो अपना मास्क उतार देते हैं और बोलते हैं कि तुम सच में ऊपर से आए हो? मैंने आज तक ऊपर से आए हुए इंसान को जिंदा नहीं देखा, लेकिन ये तो हमारी लैंग्वेज बोलता है, क्या ये सच में ऊपर से आया होगा? एक आदमी कहता है, ये सच बोल रहा है, हमने आज तक सिर्फ डेड बॉडी ही देखी है, जरा देखो कैसे बांध कर फेंका है बेचारे को। और वो उसकी चेन खोलने लगता है। रूडो सोचता है, ये लोग इंजन से तो अच्छे हैं। और फिर वो लोग रूडो को ट्रक में बांध देते हैं कि अब ठीक है, अब ये सोने का अंडा कहीं भागकर नहीं जाएगा। असल में ऊपर से आए लोगों की बॉडी को अच्छे प्राइस में बेचा जाता है। कुछ लोग तो इनको अच्छे कपड़ों के भी प्राइस देते हैं और रूडो तो जिंदा है और ये तो काफी महंगा बिकेगा। अब कोई किसी एस्पेराइड को क्यों ही खरीदना चाहेगा, क्योंकि ये लोग इनसे नफरत करते हैं। तुम लोग अपना सारा कचरा नीचे फेंक देते हो जिससे यहाँ की हवा जहर बन गई है, बल्कि उसमें मॉन्स्टर भी बनने लगे हैं। कई लोग उन मॉन्स्टर के हाथों से मारे गए और जहरीली हवा की वजह से भी मारे गए। कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, इसलिए हम ऊपर वालों से नफरत करते हैं। अब तुम्हें टॉर्चर किया जाएगा और सबके सामने तुम्हारा तमाशा बनाया जाएगा। वो उसके मुंह में खाना डालने लगता है। कैसा लगा? तुम्हें तो हमारा खाना भी कचरा लगता होगा, तुम तो कभी कचरे को हाथ भी नहीं लगाते होगे ना। रूडो उस बंदे के हाथ को चबा जाता है और खाने को भी खुद ही खाने लगता है और बोलता है, ये अभी भी खाया जा सकता है, ये कचरा नहीं है। जिससे भी अब मैं मिलता हूँ वो मुझे ज्ञान फैलने लगता है। अमीर का वो, गरीब का ये, ऊपर वाले नीचे वाले, अपनी तरफ से लोगों को बांटना बंद करो। और इतना कहकर रूडो उन चेन को ही तोड़ देता है और हम फिर से उसके आसपास वही रेड एनर्जी देखते हैं जिससे उसके आसपास की चीजें उड़ने लगती हैं। इंजन ये सब देख रहा था। रूडो को रेक्टो की बातें याद आती कि अगर तुम किसी चीज का ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है और वो सोल तुम्हारी हेल्प करती है। रूडो समझ जाता है कि उसके ग्लव्स में पावर आ गई है और अब वो एक चेन को पकड़ लेता है और लोग बोलते हैं, एस्पेराइड भी ऐसी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं? इंजन कहता है, जो लोग चीजों में पावर डाल सकते हैं और उनकी पावर को बाहर निकाल सकते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है। वो लोग रूडो को मारने उसकी तरफ भागते हैं तो रूडो उन पर चेन से अटैक करने लगता है। एक आदमी कहता है कि वो चेन उससे छीन लो, एक गिवर अपने ऑब्जेक्ट के बगैर कुछ नहीं कर सकता। ये लोग उससे चेन को दूर कर देते हैं तो रूडो एक टायर को उठा लेता है और उसे ट्रांसफर कर देता है, जो देख सबकी हालत टाइट हो जाती है कि ये तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को यूज करता है। रूडो उस टायर से सबको पेल देता है और फिर से उस हाथ वाले आदमी के पास जाता है जो अभी तक उसे गालियां दे रहा था। रूडो उसे मारने
मारने वाला था, लेकिन तभी इंजन यहाँ आ जाता है। बस कर यार, इतना बहुत है। और अब जाकर रूडो होश में आता है और पूछता है कि अभी क्या हुआ था, और जो उसके हाथ में टायर था वो भी मिट्टी बनकर गिर गया। इंजन बोलता है कि मुझे देखना था तुम्हारे अंदर कैसी पावर है, अब मैं तुम्हें इस दुनिया और ताकत के बारे में सब बताऊंगा। और ये देख इंजन उसे अपनी टीम में ज्वाइन होने को बोलता है, जिसका नाम है क्लीनर। अब हम जेंग नामे बंदे को देखते हैं, जिसे इंजन कॉल करके बताता है कि उसे कचरे में एक मस्त लड़का मिला है जिसके अंदर पावर्स हैं, और ऐसी पावर मैंने आज तक नहीं देखी, इसलिए उसने रूडो को अपनी टीम में ले लिया है। फिर ये लोग डॉक्टर के पास आते हैं, जो रूडो को पट्टी बांध रहा था। रूडो इंजन से कहता है, मैंने बोला था मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी है, मुझे वापसी ऊपर जाना है। ये देख डॉक्टर चिल्लाने लगता है, अरे बच्चे, तुम उस कचरे में गए ही क्यों? अगर थोड़ी देर और उस हवा में रहते तो तुम्हारी ऊपर की टिकट कट जाती, और सोने पे सुहागा तुम्हें गुंडों ने भी किडनैप कर लिया। तुम्हें तो इस भले इंसान को शुक्रिया बोलना चाहिए, और मैं कोई बुरा आदमी नहीं, बुरी औरत हूँ। फिर रूडो का इलाज हो गया था, और इलाज के पैसे इंजन ने दिए थे। रूडो उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी, मुझे बस जानकारी चाहिए ऊपर जाने की। इंजन बोलता है कि तुम उन गुंडों को देखकर समझ ही गए होगे कि यहाँ के लोग ऊपर वालों से नफरत करते हैं, तो अगर किसी को भी पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो तुम्हारी खैर नहीं, यानी इस जगह जानकारी फ्री में नहीं मिलती, तो मुंह बंद रखो और मेरे पीछे चलते रहो। ये लोग अब एक जगह जाकर बर्गर खाने लगते हैं, और रूडो को बहुत भूख लगी थी। रूडो सोचता है कि उसे लगता था कि पिट में कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं, पर यहाँ तो शहर बसा हुआ है जिनमें लोग रहते हैं। अब इंजन रूडो को समझाता है कि यहाँ पर एनिमा नाम की एक एनर्जी होती है, ये एनिमे की छोटी बहन है, खैर जो टाइम के साथ साथ इकट्ठी होती है, और वो कचरा मॉन्स्टर इसी एनर्जी से बना था। वो इंसानों को देखते ही हमला कर देता है, लेकिन आमतौर पर वो कचरे में ही रहते हैं, पर कभी कभार शहर में भी घुस जाते हैं, और आम हथियारों से उन मॉन्स्टर को नहीं मारा जा सकता, लेकिन तुम्हारे गिलास उन्हें जरूर मार सकते हैं। जैसे एक शेफ के पास उसका पसंदीदा चाकू होता है जिसकी वो सालों तक धार लगाता है, या जैसे एक राइडर के पास उसका पेन होता है, वैसे ही जब कोई भी इंसान अपनी चीज का अच्छे से ख्याल रखता है तो उसमें एनिमा आ जाती है। ऐसे हथियारों को स्पेशल आइटम यानी विटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जैसे इंजन के पास उसका छाता है और रूडो के पास उसके ग्लव्स, क्योंकि वो मॉन्स्टर एनिमा से बने हुए हैं तो उन्हें एनिमा वाले हथियार से ही हराया जा सकता है। लेकिन बहुत कम लोग ही अपनी पावर्स को बाहर निकाल पाते हैं, जैसे कि रूडो और इंजन। ऐसे लोगों को ही गिवर्स कहा जाता है। रूडो दिल में सोचता है, रेक तो हमेशा सच कहता था कि अगर किसी भी चीज का ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है। इंजन कहता है कि क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो कचरा मॉन्स्टर से लड़ती हैं, और उन्हें रूडो जैसे और भी गिवर्स की जरूरत है। रूडो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी टीम ज्वाइन करता हूँ तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता दिखाओगे? इंजन बोलता है कि ऊपर कैसे जाते हैं उसके बारे में मुझे टिंडा कुछ नहीं पता। जो सुन रूडो का मुंह खुला रह जाता है। इंजन कहता है, लेकिन हमारे बॉस को काफी चीजों का पता है, तो उसे जरूर पता होगा, तो रूडो को अब उसके बॉस से मिलना पड़ेगा। इंजन पूछता है कि ये ग्लव्स किसने दिए थे, तो रूडो कहता है कि मेरे फादर ने, और ये ग्लव्स उनकी आखिरी निशानी है। इंजन कहता है, तो इसलिए तुम इनका इतना ख्याल रखते हो, तुम्हारे ग्लव्स में सोल है। और ये सुन रूडो को रेक्टो की याद आ जाती है। तभी इंजन का फोन आता है और वो यहाँ से जाने लगता है। रूडो इंजन को शुक्रिया अदा करता है उसे अब तक बचाने के लिए। इंजन उसे एक पैसों की पोटली भी देता है। ये पैसे उसे रूडो के कपड़े बेचकर मिले हैं, और इन्हीं में से ही उसने खाना और हॉस्पिटल का बिल भरा था। जो सुन रूडो गुस्सा हो जाता है। इंजन कहता है, वैसे भी उन कपड़ों में लोग तुम्हें पहचान जाते कि तुम ऊपर से आए हो। अच्छा, अब मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिलने जा रहा हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करो। रूडो सोचता है, बस एक बार मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए, इसकी टीम को तो मैं लात मार कर जाऊंगा। तभी यहाँ एक बिल्ली आती है और रूडो की पोटली उठाकर भागने लगती है। रूडो उसके पीछे एक गली में जाता है और वहाँ रखी एक लाठी को उठाकर भागने लगता है, और बिल्ली को पकड़ लेता है और पोटली ले लेता है। ये लाठी असल में जनका की थी, जो रूडो से लाठी वापसी मांगता है। रूडो सोचता है कि इसे ये फालतू सी लकड़ी क्यों चाहिए, तो जनका रूडो को धक्का मारकर वो लाठी वापसी छीन लेता है। रूडो उसके कपड़े पर लगा बैज देखकर समझ जाता है कि ये आदमी भी इंजन की तरह क्लीनर है, और इसका स्पेशल आइटम ये लाठी है। जनका लाठी को घुमाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की, तुम्हें तो ठीक करना पड़ेगा। वो अपनी लाठी को लोहे में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पर अटैक कर देता है, और बोलता है चोरी करने पर उसका फल भी तो भुगतना पड़ता है रूडो। अब रूडो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जंग कहता है कि इंजन ने तुम्हारे बारे में बताया था, और मैं तुम्हारा नया ट्रेनर हूँ। सोचा नहीं था कि इतनी नॉर्मल बात भी तुम्हें समझानी पड़ेगी कि चोरी करना गलत बात है। रूडो कहता है कि मैंने
मैंने तो बस बिल्ली से अपने पैसे लेने की कोशिश कर रहा था। जनका कहता है, लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। अब ये सुन रूडो भड़क जाता है। तभी उसे रेक्टो की बात याद आती है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो उससे शांति से बात करके देखो। तुम्हें ठंडे दिमाग से ये सोचना होगा कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अब रूडो सोचता है कि मैंने इसकी लाठी चोरी की तो इसको गुस्सा तो आएगा ही। अगर कोई मेरे ग्लव्स चोरी कर ले तो मैं भी यही करूंगा। तब रूडो जेनका से माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था कि उसकी लाठी कितनी खास है। जेनका का गुस्सा शांत हो जाता है और वो भी रूडो से माफी मांगने लगता है कि ये मेरा खजाना है। तो मैं भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। अब ये देख रूडो हैरान हो जाता है कि बात करके मामला ठीक हो जाता है। रेक्टो सही कहा करता था। जेनका रूडो को हाथ देकर उठाता है और पूछता है, तुम्हारा स्पेशल आइटम क्या है और तुम उससे क्या कर सकते हो। रूडो अपने ग्लव्स दिखाता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि ये क्या करते हैं। जेनका कहता है कि तुम्हारे ग्लव्स तो एकदम बवाल हैं। जेनका ये भी पूछता है कि वो क्लीनर क्यों ज्वाइन कर रहा है, जिस पर रूडो कहता है कि वो बस उनकी हेल्प कर रहा है, जैसे ही उसका काम हो जाएगा तो वो चला जाएगा। रूडो दिल में सोचता है, ये तो अलग ही इंसान लग रहा है, शायद ये स्माइल कर रहा है इसलिए। उसे फिर से रेक्टो की याद आती है कि उसे थोड़ा स्माइल करना चाहिए। अब रूडो को पता लगता है कि स्माइल से इंसान ही बदल जाता है, लेकिन क्या वो भी स्माइल कर सकता है। अब रूडो भी स्माइल करने की कोशिश कर रहा था पर वो एक नंबर का चू लग रहा था, जो देख जंक भड़क जाता है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? रूडो कहता है, मैं तो बस स्माइल कर रहा था, ऐसी खतरनाक स्माइल तो किसी की नहीं होती। ये देखकर तो बच्चे भी रोने लगेंगे। रूडो अब अपना मुंह बंद करके स्माइल करता है और ये देखकर जंक और भी भड़क जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। जंक कहता है, इंजन ने तुम्हें स्पेशल कहा तो ज्यादा उड़ो मत, हम लोग भी यहाँ अपनी जान की बाजी लगाकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं और तुम अपने मकसद के लिए हम पर एहसान करने आए हो और वो मकसद जरूर घटिया ही होगा। अब रूडो को रेक्टो के आखिरी वर्ड याद आते हैं कि इस घटिया दुनिया को बदल दो। रूडो अब गुस्से में कहता है कि तुमने मेरे मकसद को घटिया कहा, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो कमीने। दोनों अब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंक फिर से अपनी लाठी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और रूडो पास के डब्बे में से एक रॉड निकालकर उसमें एनर्जी भरने लगता है। ये देख जंक भी हैरान हो जाता है। उसे लगा था कि रूडो का स्पेशल आइटम उसके ग्लव्स हैं। जिगर्स, इंजन ने एक बात नहीं बताई थी कि हर आदमी के पास एक ही स्पेशल आइटम होता है और वो सिर्फ उसी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लेकिन रूडो के साथ ऐसा नहीं है। उसके स्पेशल आइटम ग्लव्स हैं और वो उनसे जो भी चीज को टच करता है वो उसे भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और ऐसी पावर अकेली रूडो के पास है। ये देख जंक समझ जाता है कि रूडो किसी भी चीज को टच करके उसे ही स्पेशल आइटम बना सकता है, इसलिए इंजन ने रूडो को स्पेशल कहा था। लेकिन जंक को यकीन नहीं था कि रूडो उसे हरा सकता है। तभी उसके ऊपर लाठी आकर गिरती है। रूडो को तो पता भी नहीं चलता कि ये उसने ऊपर कब फेंकी थी। जंक अब रूडो पर अटैक कर देता है और रूडो उसके सामने स्लो पड़ रहा था। रूडो अब जंक के फेस पर मारता है पर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो रूडो को नीचे गिरा देता है। इसके बाद जंक नोटिस करता है कि उसके फेस पर तो टट्टी लगी है, यानी कि अब तक रूडो एक टॉयलेट प्लंगर को यूज कर रहा था। रूडो कहता है कि ये प्लंगर क्या होता है, तो जंक कहता है, अरे जिससे टॉयलेट साफ करते हैं बेवकूफ। रूडो कहता है, अब मुझे कुछ नहीं पता, अब मेरी बारी है बदला लेने की। और वो जंक पर उस प्लम्बर से अटैक करने लगता है और जंक खुद को पोटी से बचाने की कोशिश करता है और फिर यहाँ से भाग जाता है। रूडो सोचता है पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन इससे वो डर कर भाग गया और वो जन के पीछे बढ़ जाता है। जन काफी देर तक भागता रहता है, फिर आखिर में रूडो पिचकारी चलाकर उसे गंदा कर देता है। थोड़ी देर में इंजन आ जाता है और वो बोलता है कि लगता है तुम दोनों में दोस्ती हो गई है, और वो इनके बीच क्या हुआ ये जानकर जोर जोर से हंसने लगता है कि तुमने आखिर में पोटी की पिचकारी चला दी। जन अपना मुंह छुपाए बैठा था। अब रूडो ये सुन सदमे में था कि वो इतनी देर से एक पोटी से लड़ रहा था। इंजन कहता है कि जन के एक अमीर बाप की औलाद है और तुमने उस पर पोटी लगा दी, पर अब जो भी हो जन की तुम्हारा ट्रेनर है, ये हमारा सबसे काबिल गिवर है जिसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट की काफी समझ है। और ये सुन जन हैरान हो जाता है कि इंजन मुझे काबिल समझता है। वहीं रूडो की नजर कार के पीछे जाती है जहाँ एक लड़की लेटी हुई थी और इसका नाम रियो है और ये भी एक क्लीनर है। रियो रूडो के बालों को टच करने लगती है और बोलती है तुमने अपने बालों को कलर किया है क्या? रूडो अब शर्माने लगता है कि एक लड़की मेरे बालों से खेल रही है, यहाँ की जिंदगी तो मस्त है यार। अब इंजन कहता है कि अब हम घर जा रहे हैं, यानी क्लीनर्स के हेडक्वार्टर है। अब वो जनका और रियो से भी मिलता है। फिर ये चारों क्लीनर्स के हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। ये लोग एक सुनसान शहर से होते हुए एक टनल में जाते हैं। टनल की एंड पर क्लीनर्स का हेडक्वार्टर था। उन्हें गेट पर सैम्यून
नाम की लड़की मिलती है। रियो और जनका रूडो को अभी के लिए बाय बोलकर चले जाते हैं। इंजन बोलता है पहले सैम्यू रूडो को चेक करेगी। रूडो के सामने 2 मक्खियां उड़ रही थी जिन्हें सैम्यू अपने फॉक से मार देती है। सैम्यू कहती है कि इंजन ने उसे रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया है कि वो कहाँ से आया है और उसके अंदर कितना स्टेमिना है। इंजन बताता है कि सैम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके ग्लासेस हैं, जो कि उसका विजन क्लियर करता है, जिससे वो किसी भी इंसान की क्वालिटी बता सकती है। सैम्यू जब रूडो के अंदर देखती है तो उसे अंधेरा दिखाई देता है, जिससे वो थोड़ी डर जाती है। फिर वो इंजन से कहती है कि रूडो की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इसे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसे उसका इस्तेमाल करना सिखाना पड़ेगा। और भी कोई बात थी जो सैम्यू इन्हें नहीं बताती है। वो रूडो से कहती है कि तुम्हारी गर्दन पे पॉटी कहाँ से आई, जो बात सुन इंजन हंसने लगता है कि इसलिए इसके पास मक्खियां उड़ रही थी। फिर इंजन रूडो को बॉस के पास ले जाने लगता है और वो समझ गया था कि कुछ तो है जो सैम्यू छुपा रही है। रास्ते में इंजन रूडो को बताता है कि उनकी टीम में टोटल 100 क्लीनर्स हैं, जिन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया है, कॉम्बिटेंट्स, सेंटर्स और सपोर्टर्स। लेकिन सभी अपने मिशन पर आगे पीछे गए हुए होते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ देखना काफी डिफिकल्ट है। और वो एक कैमरे का गेट खोलता है ताकि वो कुछ क्लीनर्स को रूडो से मिलवा सके, लेकिन इसमें तो काफी सारे लोग थे, जिन्हें देख इंजन वापस गेट बंद कर लेता है। इसके बाद वो बॉस के कमरे के पास आ जाते हैं और रूडो उससे बस ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन इंजन बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन भी, तुम्हें उसके बदले यहाँ काम करना पड़ेगा। और हाँ, बॉस से ये भी कभी मत पूछना कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि ये बात तो हम क्लीनर्स को भी नहीं पता कि उनका इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसमें कौन सी पावर है। लेकिन फिर भी हम सब लोग बॉस का ऑर्डर मानते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं, इसलिए कि हमें बॉस पर भरोसा है। रूडो अब गेट खोलता है तो अंदर कोई भी नहीं था। सैम्यू बताती है कि बॉस तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं और कुछ दिन बाद आएंगे। ये सुन रूडो तब जाता है कि वो तो यहाँ बॉस से बात करने आया था, पर अब उसे कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर रियो आकर बोलती है कि तुम हमारे साथ मिशन पर क्यों नहीं चलते, जब तक बॉस वापस नहीं आ जाते तब तक रूडो ऑफिशियल क्लीनर नहीं बन सकता। पर वो रियो को अपना काम करते हुए करीब से तो देख सकता है, उसे मजा आएगा, इससे वो एक दूसरे को सही से जान भी लेंगे। ये सब सुन रूडो की तो हवा टाइट हो जाती है। इसके बाद सैम्यू इनका मिशन एक्सप्लेन करती है। पॉल्यूटेड एरिया के पास एक टाउन है जिसके मेन गेट पर छोटे कचरा मॉन्स्टर अटैक कर रहे हैं और हमें जाकर उन्हें खत्म करना है। रूडो पूछता है कि ये पॉल्यूटेड जोन क्या होता है। सैम्यू बताती है कि इस जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया है, सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं, पॉल्यूटेड जोन जिसमें मॉन्स्टर रहते हैं, और जिस जगह पर रूडो गया था उस जगह को नो मैंस लैंड कहते हैं, जो सबसे खतरनाक होती है। और अभी तक इन्हें 6 नो मैंस लैंड के बारे में पता है। लोग उनमें जाते ही मर जाते हैं और इनमें इतने बड़े कचरा मॉन्स्टर होते हैं कि उनके सामने गिवर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हें इंजन ने वहाँ से निकाल लिया। और अब वो इंजन से पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे। इंजन कहता है कि मैं तो वहाँ बस घूमने गया था। अब सैम्यू रूडो को मास्क देती है और बोलती है कि पॉल्यूटेड जोन में मास्क पहन कर रखना, वरना वो बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा। और वहाँ नो मैंस लैंड में तो इंसान 15 मिनट में ही मर जाता है। इसके बाद वो रियो के साथ मिशन पर जाता है, जो बोलती है कि ये काम काफी आसान होने वाला है, इसलिए रूडो को सब ध्यान से देखना चाहिए। रूडो सोचता है कि जब वो स्पेयर में था तब उसे लगा नहीं था कि यहाँ नीचे कोई रहता होगा और जिन लोगों को पिट में फेंक दिया जाता वो मर जाते होंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है। ऊपर वालों में से किसी को इस बारे में पता भी होगा, लेकिन रूडो को तो ये कचरा नहीं बल्कि खजाना दिख रहा है। उसका बस चले तो वो इन सब को ठीक कर भेज दे। रूडो अब रियो से पूछता है कि ये बाकी लोग कौन हैं। रियो बताती है कि ये भी क्लीनर्स हैं, लेकिन ये सपोर्टर ब्रांच में आते हैं क्योंकि इनके पास हमारी तरह पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग काफी इम्पोर्टेंट हैं। अब एक आदमी रूडो से हाथ मिलाने आता है और रूडो के हाथ को पिचका देता है। इस आदमी का नाम गिरीश है और इसके हाथों की ग्रिप इतनी मजबूत है कि ये मॉन्स्टर के आर्मर को आराम से तोड़ सकता है। रूडो अब सोचता है कि उसे मिशन को ध्यान से देखना पड़ेगा और जितना हो सके उसे उतना सीखना चाहिए। तभी मेन गेट की तरफ काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो देखने में बकरी की तरह थे। इतने सारे मॉन्स्टर को देख रूडो डर जाता है। तभी रियो कहती है टेंशन मत लो, ये वाले मॉन्स्टर काफी कमजोर होते हैं, ये तुम्हारे मेन गेट पर डेंट भी नहीं मार पाएंगे। ये बकरियां अब मेन गेट पर सिर मारने लगती हैं। रूडो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर किसी जानवर
की तरह दिखते हैं और बिहेव भी उसी जानवर की तरह करते हैं। उसी पल यहाँ पर बड़े बहर जैसे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि मेन गेट को तोड़ने लगते हैं। रियो रूडो से कहता है कि कुछ करो। तभी रियो कहती है कि टेंशन मत लो, सब ठीक है। ये मॉन्स्टर थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं और तुम बस हमें देखते रहो, इन्हें तो हम आराम से हरा देंगे। फिर वापसी जाकर हम तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। रूडो को समझ नहीं आता कि रियो इतनी चिल कैसे है, उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। रियो कहती है अगर यहाँ ग्राउंड पर जिंदा रहना है तो अपने दिमाग को ठंडा रखना सीखना पड़ेगा। रूडो याद करता है कि इंजन भी पूरे टाइम शांत था और किसी चीज से नहीं डरा था और रूडो भी अब से बिल्कुल चिल रहेगा। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ आकर मेन गेट को तोड़ देता है, जिसे देख रूडो डर जाता है लेकिन वो शांत रहता है। रियो कहती है कि उसने पहले कभी इतना कमाल का मॉन्स्टर नहीं देखा। रियो अब अपनी जेब से एक सीजर निकालती है, लगता है यही इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। रियो अपनी सीजर का साइज काफी बड़ा कर लेती है और उसे अपने पैरों से घुमाने लगती है। गिरिस कहता है कि वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम रिपर है। ज्यादातर लोग सीजर को अपने हाथ से चलाते हैं लेकिन रियो उसे अपने पैरों से चलाती है, यानी कि एक गिवर्स अपना इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करता है यह उसी पर डिपेंड करता है। गिरिस रूडो से कहता है भले ही वो देखने आया है लेकिन उसे भी होशियार रहना चाहिए। तभी एक भेड़ अचानक से रूडो के पीछे से हमला कर देता है लेकिन गिरिस उसे हाथों से रोक लेता है और उठाकर रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपनी सीजर से काट देती है और बाकी सपोर्टर से कहती है कि मेरी तरफ और मॉन्स्टर फेंकते रहो। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास पावर नहीं है, इसलिए वो कचरा मॉन्स्टर को मार नहीं सकते लेकिन वो उन्हें कमजोर कर सकते हैं ताकि गिवर्स उन्हें आराम से मार सके। और इसी तरह ये लोग एक टीम की तरह लड़ते हैं। रियो ने सबको मार दिया था, अब बस वो बड़ा वाला मॉन्स्टर ही बचा था। रियो उससे लड़ने लगती है। यहाँ एक छोटा मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और वो एक सपोर्टर पर अटैक करने लगता है लेकिन रूडो बीच में आकर उसे बचा लेता है। रूडो बोलता है कि उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर को ज्वाइन करना पड़ेगा और वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसके हाथ में एक रॉड थी जिसे रूडो ट्रांसफॉर्म करने लगता है, वो एक पिंजरे जैसा बन जाता है। रूडो भी समझ नहीं पाता कि उसने ये कैसे किया। वो मॉन्स्टर अपने मुंह से उस पिंजरे को तोड़ने वाला था, तभी रियो यहाँ आकर उसे खत्म कर देती है और रूडो की तारीफ करती है कि वो किसी की जान बचा रहा था। गिरीश अब रियो से पूछता है कि उसने उस बड़े वाले मॉन्स्टर को मार दिया क्या। रियो कहती है कि उसने उसके 2 पीस कर दिए हैं लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। ये बात काफी अजीब थी कि ये मॉन्स्टर वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा था और कचरा मॉन्स्टर भी किसी जानवर की तरह होते हैं, तो उसे 2 पीस करने पर तो उसे मर जाना चाहिए था। रियो सोचती है कि अब वो इस मॉन्स्टर के इतने पीस करेगी कि ये कुछ कर ही नहीं पाएगा। गिरीश कहता है ये नए तरीके का मॉन्स्टर है, हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए और वो यहाँ से चले जाता है। अब रूडो पूछता है कि मैं क्या करूँ और वो कुछ नहीं बोलती और मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और उसके सर के बाल काट देती है और देखती है कि उसके सर के अंदर कुछ चमक रहा है। अब वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है और उसका अटैक रूडो को भी आके लगता है। रूडो सोचता है मुझे तो उस कमीने को मारना था जिसने रेक्टो को मारा है और स्प्राइट में रहने वाले लोगों को सबक भी सिखाना था, लेकिन मैं तो अपनी पावर्स को ही समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं तो यूजलेस हूँ, मैं कचरा हूँ। तभी गिरीश रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर भागने लगता है और रूडो को समझाता भी है कि वो इतनी जल्दी हार ना माने। और यहाँ रियो को मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल जाता है जो कि उसके सिर में है और वो उस पर अटैक कर देती है जिससे मॉन्स्टर मट्टी बनकर उड़ जाता है। रियो बताती है उसने इस चीज पर अटैक किया जिससे वो मॉन्स्टर मर गया, यानी उसका पावर सोर्स था और ये चीज बस एक चाकू थी, यानी कि ये जरूर से एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन ये उसे कचरा मॉन्स्टर के अंदर कैसे गया, ये पॉसिबल ही कैसे है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो रूडो को बेचना चाहता था। ये खुद को एक बंद कमरे में पाता है और इसके सामने एक हुडी वाला इंसान बैठा हुआ था। वो इससे रूडो के बारे में पूछने लगता है कि वो जो लड़का ऊपर से आया था वो अब कहाँ है। में हम जनका को देखते हैं जिसे एक रूम से गानों की आवाज आ रही थी। वो गेट खोलता है तो वहाँ सभी पार्टी कर रहे होते हैं। वो रियो से पूछता है कि यहाँ किस बात की पार्टी हो रही है, तो रियो उसे बताती है कि हम रूडो की वेलकम पार्टी कर रहे हैं। जनका देखता है कि रूडो एक टेबल पर अपना सर रखे बैठा हुआ था। रियो बताती है कि कल की फाइट में वो अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाया था, इसलिए उसका मूड ऑफ है। अब जनका फाइट के बारे में पूछता है तो रियो बताती है कि उनकी फाइट एक बड़े कचरा मॉन्स्टर से हुई थी, लेकिन
उसका कोर एनिमा नहीं था बल्कि एक चाकू था। वो किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट था और उससे बना मॉन्स्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये बात जान के इन सब का दिमाग हिल गया था। तो ये लोग पार्टी करने लगे और थोड़ी देर में इंजन और सैम्यू भी आने वाले हैं। यहाँ रूडो के पास गिरीश आता है और वो बोलता है कि कल तुमने अच्छा काम किया, तुमने कल फोलो की जान बचाई थी, तुम मुंह बनाकर क्यों बैठे हो। रूडो कहता है कि उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाया, तब भी रियो और गिरीश को उसे बचाने आना पड़ा। वो हर बार कांड कर देता है, वैसे ही जैसे वो स्पेयर में किया करता था। वो गुस्से में किसी को भी कूट देता था और फिर रेक्टो को उसे बचाने आना पड़ता था। कल की फाइट में भी उसे बस देखना था और उससे वो भी नहीं हुआ। उसे जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा वरना वो लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करता रहेगा। गिरीश फिर भी उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि काफी लोग सपोर्टर्स को कुछ नहीं समझते, वो उन्हें वीक और यूजलेस मानते हैं। लेकिन रूडो ने उनसे भी रिस्पेक्ट से बात की थी। उन्होंने ये टीम इसलिए ज्वाइन की है ताकि वो कचरा मॉन्स्टर को मार सके, लेकिन विदाउट पावर्स के वो ऐसा नहीं कर सकता। तो अब एक चीज का वो अच्छे से ख्याल रख रहा है ताकि एक दिन वो भी गिवर बन जाए और जब उसे पावर मिल जाएगी तब भी वो एक सपोर्टर ही रहेगा ताकि सबको ये बता पाए। सपोर्टर का काम भी इम्पोर्टेंट होता है। वो रूडो से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, जब तुम ऊपर थे तब क्या चाहते थे। रूडो को कुछ समझ नहीं आता तो गिरीश उसको खुद पर भरोसा रखने को कहता है। तभी यहाँ इंजन आ जाता है और वो रूडो से पूछता है कि उसने कुछ खाया कि नहीं। रियो, जनका और गिरीश भी उसे अपने साथ खाने के लिए बुलाते हैं और रूडो उनके साथ खाने बैठ जाता है। इसके बाद हम गोब नामी लड़के को देखते हैं जो दीवार पर स्प्रे करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उस आदमी को देखते हैं जिसने रूडो को पकड़ा था। उसने अनजान आदमी को रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया और वो अनजान आदमी उसको मार डालता है और बोलता है कि ये रूडो तो काफी अच्छा तोहफा रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम सैम्यू को देखते हैं जो अपनी जगह पर आकर बैठती है और फोन को देखने लगती है। तभी फोन बजता है और उन्हें एक न्यू मिशन मिलता है जिसके लिए जनका और रियो की टीम को एक साथ जाना था। जनका पूछता है रूडो उनके साथ मिशन पर क्यों है, अभी तो क्लीनर भी नहीं बना है। सैम्यू बताती है कि एक व्यापारी पॉल्यूटेड जोन से आ रहा था, रास्ते में उस पर एक कचरा मॉन्स्टर ने हमला किया और उसका इम्पोर्टेंट सामान छीन लिया। व्यापारी चाहता है कि हम उस मॉन्स्टर को मार के वो इम्पोर्टेंट सामान लेकर आए और वो सामान कुछ नहीं बस स्पेयर से आया हुआ एक जिंदा इंसान है, बिल्कुल रूडो की तरह। ये काफी अजीब बात है कि इतने कम टाइम में दो लोग ऊपर से आ चुके हैं। तो उसे लगता है कि रूडो को इस नए स्प्राइट से मिलना चाहिए, शायद उसको ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए। रूडो सोचता है वो अपनी पावर इस्तेमाल करना नहीं जानता और वो बाकी लोगों पर फिर से बोझ बनने वाला है, लेकिन वो इतना बड़ा मौका हाथ से नहीं जाने देगा। तो वो भी इस मिशन पर जाएगा। वैसे तो वो इनके साथ इंजन को भेजने वाली थी, लेकिन अभी वो दूसरे काम के लिए गया है और उसी ने बोला है कि मेरी जगह जनका को भेज दो। ये सुन जनका बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिशन पर निकल जाते हैं। रूडो गिरीश से पूछता है कि वो अपने साथ कोई वेपन क्यों नहीं रखता, जिस पर गिरीश कहता है कि उसके दोनों हाथ ही काफी हैं। एक आदमी बताता है कि गिरीश अपने साथ एक तालिस्मान रखता है और मिशन पे जाने से पहले उसकी पूजा करता है ताकि वो लोग सेव रहे। गिरीश कहता है कि ये तो उसे काफी सस्ते में मिल गया था और प्रे करने में किसी का क्या नुकसान है। तभी इनके पीछे एक लड़का आ जाता है और वो बोलता है कि वो वही व्यापारी है जिसने उन्हें मिशन पर बुलाया है। रूडो उससे काफी सारे सवाल पूछने लगता है कि वो स्प्राइट कैसा दिखता था, उसने कुछ बताया क्या नहीं। व्यापारी कहता है कि वो बेहोश था तो उसने कुछ नहीं पूछा। उन्हें उसे जल्दी ढूंढकर उस कचरा मॉन्स्टर से बचाना पड़ेगा। रूडो कहता है कि तुम उसे बेचने का सोच तो नहीं रहे। व्यापारी कहता है नहीं नहीं, मुझे उसकी चिंता है। जनका दिल में सोचता है कि कोई कचरा मॉन्स्टर किसी इंसान को किडनैप क्यों करेगा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ व्यापारी इन्हें एक बिल्डिंग दिखाता है और बोलता है कि वो मॉन्स्टर उसी के अंदर गया था। अब ये सब उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। वहाँ चेयर पे कोई बैठा हुआ दिखता है। व्यापारी उन्हें धक्का देने लगता है, वही स्प्राइट है, इसे बचा लो। ये लोग पास जाके देखते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉल है और तभी इनके नीचे की जमीन टूट जाती है और ये लोग नीचे जाकर गिरते हैं। ये सब एक प्लेन था। अब वो व्यापारी भी मिट्टी बन उड़ जाता है। तभी अंधेरे में से दो लोग आते हैं और जनका समझ जाता है कि ये प्लेन इन रेडर्स का है और इन लोगों को रूडो चाहिए। गिरीश रूडो को बताता है कि रेडर्स एक गुंडों का ग्रुप है। पहले ये छोटी छोटी चोरियां करते थे लेकिन अब ये काफी खतरनाक चीजें करते हैं। मसले वाली बात तो ये है रेडर्स में सभी लोगों के पास पावर्स हैं, यानी वो सभी गिवर्स होते हैं। गिरीश बाकी लोगों को कहता है कि तुम यहाँ से निकलने का रास्ता निकालो जब तक वो रूडो को प्रोटेक्ट करेगा और बाकी को जनका संभाल लेगा। अब ये लोग भागने लगते हैं और रूडो कहता है कि वो इन गुंडों से लड़ सकता है। गिरीश बताता है कि ये लोग उन किडनैपर्स की तरह नहीं है, ये बहुत ताकतवर होते हैं, इन्हें बस भागने का सोचना चाहिए। और यहाँ जनका पूछता है कि तुम
सभी उस स्प्राइट के पीछे क्यों पड़े हो? ऊपर से आए हुए लोग इतने ज्यादा प्राइस में सेल होते हैं क्या? एक रेडर बोलती है कि हम उसे बेचना नहीं चाहते, हम तो उससे ऊपर की दुनिया के बारे में पूछना चाहते हैं और इसके बारे में रूडो से ज्यादा कोई नहीं जानता। जैसे वो इतना नीचे गिरने के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गया। ये सारा प्लान रूडो को पकड़ने के लिए बनाया गया था। अब यहाँ मिट्टी की बनी हुई कुछ डॉल आ जाती है। जिनका समझ जाता है कि ये किसी रेडर की पावर है और उसी ने जमीन को गायब करके नीचे गिराया था। और वो व्यापारी भी मिट्टी से बनी हुई एक डॉल थी। जनका कहता है कि वो इन मिट्टी की डॉल से तो आराम से लड़ लेगा। तभी डॉल में से एक रेडर निकलता है और वो जनका को एक भर के मुक्का मार देता है। अब रेडर बोलती है, लगता है जनका को इंसानों से लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो हमसे हार जाएगा, क्योंकि अब तक वो कचरा मॉन्स्टर से लड़ता आया है। और वो रेडर डॉल्स में छुपकर जनका पर अटैक कर रहा था, जिससे जनका की धुलाई हो जाती है। और उस रेडर ने उस ग्राउंड की जगह को भी मिट्टी का बना दिया था। बस इन्हें जनका को मारना है। इसके बाद सभी को आसान से मारकर रूडो को ले जाएंगे। अब जनका बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो, अब मैं सब समझ गया हूँ। ये फीमेल रेडर अपने बेलचे से मिट्टी को कंट्रोल कर रही है और जो वो दूसरा रेडर है वो बस मुक्के मारने के लिए है। उसने बड़ी बड़ी चप्पलें पहनी हुई हैं ताकि वो मिट्टी के अंदर फिसल ना जाए। ये सुन वो रेडर शोर करने लगती है। तो जनका कहता है, चाहे मुझे इंसानों से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से जानता है। अब जनका अपनी लाठी को जमीन पर मारता है और उसमें होने वाली वाइब्रेशन से पता लगाता है कि कौन सी डॉल खाली है और किस डॉल में वो आदमी छुपा हुआ है। वो सीधा उस आदमी और औरत के मुंह पर अटैक करता है और दोनों को एक ही हमले में ढेर कर देता है, जिससे वो मिट्टी की डॉल भी खत्म हो जाती है। और वो बोलता है कि ये लोग तो एक ही वार में ढेर हो गए। और तभी उसे आवाज आती है कि तुम भी ऐसे ही ढेर हो जाओगे। और बाकी सब बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इन्हें एक बाहर जाने का रास्ता दिखता है जिसमें ऊपर जाने का रास्ता था। अब गिरीश 3 बंदों को ऊपर जाकर सिग्नल देने का बोलता है ताकि बाकी सब यहाँ आ सकें। और वो खुद जनका के पास जा रहा है। तभी इन्हें किसी के आने की आवाज आती है। गिरीश को लगा कि ये जनका है, इसने सबको हरा दिया होगा, लेकिन ये तो जनका नहीं था। वो बंदा रूडो को देखकर बोलता है, ये व्हाइट बाल, हाँ इसके नीचे डार्क सर्कल, यानी यही वो आया हुआ स्पेराइट है। इतना बोलते ही वो दीवार पर चिपक जाता है। गिरीश उसको देखकर समझ जाता है कि ये एक रेडर है और इसका नाम है जेबर। वो ऊपर जाने के रास्ते को तोड़ देता है। गिरीश उससे कहता है, रूडो अब क्लीनर में है, उस तक आने के लिए पहले हमसे लड़ना होगा। जेबर कहता है कि मैं पहले ही लेट हो गया हूँ और मैं रास्ता भूल गया था। गिरीश कहता है कि उसने जनका के साथ क्या किया, लेकिन जेबर उसे इग्नोर कर रूडो से बात करने लगता है। कोई है जो तुम्हारा वेट कर रहा है, तो तुम मेरे साथ चलो। वो रूडो का मास्क भी उतार देता है क्योंकि यहाँ कोई कचरा मॉन्स्टर नहीं है। तब रूडो उससे कहता है कि तुमने जनका के साथ क्या किया। जेबर कहता है कि जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं इन्हें मैं जान से नहीं मारता, तो मैंने उसे जहर दिया है जिससे वो अभी तक तो जिंदा है, बाकी का पता नहीं। इसके बाद वो अपनी पावर इस्तेमाल करता है जिससे उसके हाथ में लोहे के पंजे आ जाते हैं। वो रूडो से कहता है कि अगर आराम से मेरे साथ चलोगे तो ज्यादा मसला नहीं होगा। तभी वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं और वो पलक झपकते ही दोनों को ढेर कर देता है। वो फूलों से कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वो नहीं। गिरीश वापसी खड़ा होकर बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी टीम को बचाऊंगा। जेबर कहता है, मैंने सुना था कि क्लीनर्स में कुछ यूजलेस सपोर्टर्स भी होते हैं, तो एक यूजलेस किसी को क्या प्रोटेक्ट करेगा। रूडो गिरीश से कहता है कि तुम उससे नहीं लड़ पाओगे तो सामने से हट जाओ। लेकिन तभी जेबर रूडो से कहता है कि बुरा मत मानना, ये तो पहले ही मारा जा चुका है। रूडो देखता है कि जेबर ने अपने पंजे से गिरीश को मार दिया है, जिससे गिरीश का तालिस्मान बाहर निकल जाता है। और तभी रूडो उसे पकड़ लेता है और गिरीश की जगह उसे रेक्टो दिखता है। इसके बाद हम रूडो के पास का सीन देखते हैं जहाँ रेक्टो देखता है कि रूडो अपना सर दीवार में मार रहा है। तब रेक्टो उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब तो उसके हाथों का दर्द भी खत्म हो गया, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो रूडो कहता है कि कुछ नहीं, वो बस गुस्से में है, मुझे भी नहीं पता क्यों। रेक्टो कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें फेंक दिया होगा, ये कहकर तुम यूजलेस हो, बिल्कुल कचरे की तरह। रेक्टो रूडो से कहता है कि बाहर चलते हैं, वहाँ तुम्हें जरूर कुछ पसंद आएगा जिसमें तुम्हारा ध्यान होगा। आज बहुत सारी चीजें देखेंगे कि तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है और फिर जल्दी तुम्हारा
ये रूम ऐसी चीजों से भर जाएगा जो तुम्हें पसंद होंगी। रेक्टो रूडो को बाहर ले जाता है। ये वहाँ बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट ट्राई करते हैं और कुकिंग भी ट्राई करते हैं, लेकिन इन सब कामों में रूडो को मजा नहीं आ रहा था। तभी रूडो देखता है कि दीवार के दूसरे साइड एक आदमी कचरा फेंक रहा है। रूडो सीधा उस तरफ भागता है और उस कचरे में से एक डॉल ले लेता है और दाड़े मार कर रोने लगता है कि ये तो बस इतना सा खराब है, कोई इसे कैसे फेंक सकता है, मैं इसे ठीक करूंगा। ये देख रेक्टो कहता है कि तुम उन चीजों का प्राइस भी देख सकते हो जिन्हें लोग फालतू समझकर फेंक देते हैं। सीन वापसी प्रेजेंट में आता है। रूडो वो तालिस्मान ले लेता है और अब उसे अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ये देख गिरीश बोलता है कि अब समझ आया कि पहले रूडो अपनी पावर क्यों यूज नहीं कर पा रहा था। रूडो की पावर ये नहीं है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, बल्कि ये है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की असली वैल्यू जानता है। अब रूडो ने उस तालिस्मान को ट्रांसफॉर्म कर बहुत बड़ा कर लिया था। ये देख जेबर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी पावर तो मस्त है। अब रूडो दिल में कहता है कि उसे गिरीश की वजह से समझ आ गया कि उसे क्या करना है, और अगर अभी गिरीश नहीं होता तो रूडो कुछ नहीं कर सकता था। रूडो जेबर से कहता है कि वो उसे मार डालेगा और जेबर कहता है कि मुझे तो पावरफुल लोग बहुत पसंद है, मेरा नाम जेबर क्लोनर है, चलो एक दूसरे को मसल कर रख देते हैं। इतना बोलते ही वो रूडो पर अटैक कर देता है। वहीं गिरीश का काफी खून निकल रहा था और फॉलो को फिक्र हो रही थी। अब गिरीश रूडो को देखकर कहता है कि पहली फाइट में वो अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सका, इसलिए क्योंकि वो काफी गुस्से में था, लेकिन अब उसका माइंड क्लियर है। और यहाँ जेबर बोलता है कि तुम मेरे पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, जिसके जवाब में रूडो बोलता है कि हिम्मत है तो मुझे टच करके दिखाओ। अब जेबर लाइट की स्पीड में अटैक करता है, लेकिन अपना भाई रूडो आराम से बच जाता है। वो अगेन ट्राई करता है, लेकिन उसका एक भी अटैक रूडो को टच भी नहीं हो रहा था। वो पूछता है कि ऐसा कैसे है, जिस पर रूडो बताता है कि गिरीश इस तालिस्मान से प्रे करता था कि किसी को भी चोट ना आए, तो इसलिए ये तालिस्मान रूडो को प्रोटेक्ट कर रहा है। जेबर बोलता है कि अगर मेरे अटैक तुम्हें नहीं लग रहे तो क्या हुआ, ऐसे तो तुम भी मुझे मार नहीं पाओगे। जिस पर रूडो कहता है कि मैं तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा था, बल्कि तुम ही मेरे सामने से हट रहे थे। जेबर फिर से रूडो पर अटैक करने लगता है और तालिस्मान उसे स्लो कर देता है। अगर रूडो तालिस्मान का यूज अटैक में नहीं कर सकता तो क्या हुआ, वो अपने हाथ से जेबर को तो मार ही सकता है, और वो जेबर को मुक्का मार दूर कर देता है। जेबर को उसकी पावर बवाल लगती है। वो छुप कर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान उसे देख लेता है। रूडो उसके एक और मुक्का मार देता है। जेबर अब इस जगह को इधर उधर से तोड़ने लगता है और यहाँ के पोल को भी काट कर गिरा देता है। वो मट्टी में छुप कर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान उसे फिर से पकड़ लेता है। जेबर अब बिजली की रफ्तार से भागने लगता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक तालिस्मान से बच नहीं पा रहा था और हर बार रूडो उसे कूट रहा था। और इतनी कुटाई होने के बाद भी जेबर हंस रहा होता है। रूडो उससे कहता है कि हार मान लो, लेकिन जेबर कहता है कि काफी दिनों बाद इतनी कुटाई हुई है, लेकिन मैंने एक बात सेंस की है कि ये तालिस्मान तुम पर होने वाले अटैक को समझकर तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, और जब मैंने तुम पर पत्थर मारा था तब ये तालिस्मान ने कुछ नहीं किया था। मतलब ये रूडो को उन चीजों से बचाता है जिसने मारने का सोचा हो। फिर वो अपना पंजा दिखाता है जो कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और इसका नाम है मनकीरा। राइट वालों में जहर होता है, और ये कहते ही वो पंजे अपने अंदर घुसा लेता है और हंसते हुए रूडो से बोलता है कि अब वो अपने आप पर कंट्रोल छोड़ देगा और पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागता रहेगा। और तभी जेबर बेहोश हो जाता है। तभी अचानक से उठकर अपने पंजे से पीछे की दीवार को तबाह कर देता है। अब जेबर जोर से चिल्लाता है और जंगलियों की तरह अटैक करने लगता है। और अब रूडो दिल में सोचता है कि ये होश में नहीं है, लेकिन फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग है और रूडो को यहाँ से निकलना होगा, वरना उन दोनों को भी लग सकती है। और तभी जेबर उसके सामने आकर अटैक करता है और तालिस्मान उसे स्लो नहीं करता। और अब रूडो बड़ी मुश्किल से उसका हाथ पकड़कर उसको दूर फेंकता है और जेबर फिर से पागलों की तरह चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। रूडो को बिलीव नहीं होता कि इसने तालिस्मान से बचने का तरीका इतनी जल्दी निकाल लिया। यकीनन उसे फाइट का बहुत एक्सपीरियंस है और इन लोगों को मासोचिस्ट कहा जाता है। अब रूडो का फ्लैशबैक आता है कि जब कुछ बच्चे उसे कूट रहे थे, तुम वापसी अटैक नहीं करोगे क्या, तुम्हें कुटने में मजा आता है क्या, लगता है तुम मासोचिस्ट हो। रूडो अब रेक्टो से कहता है कि ये मासोचिस्ट क्या होता है। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और यहाँ जेबर लगातार अटैक कर रहा था और यहाँ रूडो अपने आप को काफी मुश्किलों से प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्योंकि जेबर पहले से स्ट्रॉन्ग और तेज हो गया है। अब जेबर रूडो के फेस पर मारने वाला था
और तभी एंट्री होती है अपने भाई जनका के वाइटल इंस्ट्रूमेंट की और वो उसको आकर लगता है और फिर यहाँ हिलता जुलता जनका आता है। जनका कहता है कि मुझे तो सही से मार लो, फिर इस बच्चे के पास आना। फिर वो रूडो से बोलता है कि मुझे अभी इस कमीने से हिसाब बराबर करना है। रूडो कहता है कि अभी तुम्हारी हालत सही नहीं लग रही है। फिर जनका बोलता है कि मैं ठीक हूँ और लगता है तुमने अपनी पावर यूज करना सीख ली है। रूडो बोलता है पर अब ये पावर जेवर के ऊपर काम नहीं कर रही है। जनका कहता है मैं तुम्हारी फाइट को पहले से देख रहा हूँ। तुम्हारा तालिस्मान जब ही काम करता है जब सामने वाले के दिल में मारने का एहसास हो, और अब तुम्हारा तालिस्मान बेकार हो चुका है और जनका भी जहर की वजह से सही से चल नहीं सकता। और तभी उसको एक आइडिया आता है और वो रूडो से कहता है अब वो रूडो को मार के देखेगा कि तालिस्मान रिएक्ट करेगा या नहीं, और इससे हो सकता है कि वो जनका को जेबर के पास फेंक दे, और अगर ये प्लान फेल हुआ तो डंडा सीधा रूडो के सर पर पड़ेगा। जेबर फिर से उठकर रूडो पर अटैक करने वाला था। तभी जनका रूडो से बोलता है कि उसके पंजे से दूर रहना, क्योंकि उन पंजों का टच भी तुम्हें पैरालाइज कर सकता है। अब जनका रूडो के सर पर अटैक करता है। तभी उसका तालिस्मान एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो उसे सीधा जेबर के पास टेलीपोर्ट करता है, और फिर जनका भर कर जेबर के मुंह पर लाठी मारता है और उसे दूर फेंक देता है। जनका हैरान होता है कि सच में उसका प्लान चल गया। तब रूडो गुस्से में कहता है क्या तुम सच में मुझे मारने वाले थे? जनका कहता है अरे नहीं, मैं तो बस चेक कर रहा था, और अब तो हम मिलकर इसको हरा देंगे। जेबर फिर से अटैक के लिए आता है और जनका फिर से रूडो को लाठी मारने वाला होता है, तो तालिस्मान फिर से उसे सीधा जेबर के पास फेंक देता है और वो इस बार जेबर को मार देता है। फिर जनका इसी प्लान का यूज करके जेबर को पीटने लगता है और यहाँ जेबर को होश आ जाता है। जनका उसके मुंह पर लाठी मारकर उसे नीचे गिरा देता है और तभी उसकी भी हालत टाइट हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। वहाँ रूडो का तालिस्मान भी टूटने लगता है और मिट्टी बन जाता है। रूडो बोलता है ये क्यों हुआ, और जनका सोचता है कि इसके बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट ज्यादा चलते नहीं है क्या, या कुछ और बात है। अब रूडो को काफी गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने ग्रीस का तालिस्मान तोड़ दिया, और तभी रूडो को कुछ होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। जनका रूडो की पीठ पर निशान देखता है और उसे ये समझ नहीं आता कि जेबर ने उस पर पंजा कब मारा, और तभी जेबर उठता है और बोलता है पता नहीं मैंने बेहोशी में क्या किया होगा, लेकिन कुछ अच्छा ही किया होगा। जनका शौक होता है कि इतना पिटने के बाद भी जेबर हिल कैसे रहा है। अब जेबर उसे बोलता है कि उसके राइट वाले पंजे दर्द को खत्म कर देते हैं और लेफ्ट वाले पंजों में जहर होता है, जिससे उसने जनका को हिट किया था, लेकिन उसकी बॉडी इस जहर से प्यूरिफाई है, तो इसलिए इसका असर जेबर पर 10 मिनट तक रहता है और इसका जनका पे 30 मिनट तक रहेगा, और वो फिर से जनका को उस जहर से हिट कर देता है ताकि 30 मिनट तक जनका कुछ ना कर पाए। अब वो रूडो के पास जाता है। रूडो की बॉडी पूरी फ्रीज हो गई थी। जेबर रूडो से कहता है कि अगर मैंने ये मिशन पूरा नहीं किया तो मुझे सजा मिलेगी, और अब वो रूडो को उठा कर ले जाने लगता है और जनका उसे जाते हुए देखता रह जाता है। जेबर सोचता है कि वो अपने दो साथियों को तो भूल ही गया, खैर छोड़ो, उनको तो कोई भी आकर उठा लेगा। रूडो दिल में सोचता है कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। जनका और गिरीश उसी की वजह से मुश्किल में है। अब जेबर उसी होल के पास जाता है और वहाँ से कूद के बाहर निकल आता है, और तभी उसे रियो दिखती है और इतने में ही एंट्री होती है अपने भाई इंजन की और सीधा उसके पेट पे अटैक करता है। अब इंजन और बाकी क्लीनर रूडो को बचाने के लिए आ गए थे, और इंजन बोलता है क्या गंद मचाया हुआ है, चलो सफाई करते हैं, और बोलता है कि तुमने बाकी साथियों को बेसमेंट में गिरा दिया ताकि वो किसी को कॉल ना कर सकें, ये कितनी बुरी हरकत है। वो तो टॉमी निकल आई थी और उसने बाहर आकर हमें कॉल कर दी, वरना हमारे तो अच्छों को भी पता नहीं लगता। टॉमी बोलती है कि जनका, ग्रीस और फोलो नीचे ही होंगे, उन्हें कुछ हो न गया हो। इंजन बोलता है कि तुम जनका को कम मत लो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ और उन्हें बाहर निकालो। अब जेबर चीखता है और बोलता है अरे यार तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, और मुझे देखो हर जगह से टूटा फूटा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई कचरा हूँ। आई लव इट। इंजन रूडो को बोलता है कि तुम इतने टाइम से इस पागल से फाइट कर रहे थे, मुझे तो तुम्हें देखकर तरस आ रहा है, और यहाँ रूडो हिल भी नहीं पा रहा था। रियो बोलती है अच्छा है कि रूडो को ज्यादा नहीं लगी, और वहीं एक क्लीनर जिसका नाम डेलमोन है वो गुस्से में चीख कर बोलता है कि तुमने हमारे टीम मेंबर को टच कैसे किया, तो तीसरा क्लीनर उसे खामोश होने क्या बोलता है। इंजन कहता है वैसे तो मुझे तुमसे काफी कुछ पूछना है, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम पर अटैक करोगे और सही हालत में
में वापसी चले जाओगे? जेबर कहता है, अरे बेबी मैं जानता हूँ, अगर तुम मुझे कैद कर लोगे तो फिर मुझे वहाँ से निकलने के लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा। वैसे तो मैं भी मिशन पर हूँ कि मुझे रूडो को साथ लेकर जाना है, वरना मैं यहाँ से कब का 9 तो 11 हो जाता। लेकिन अब ये मेरी इज्जत का सवाल है, चाहे अब मुझे मरना पड़े या तुम्हें मारना पड़े। वो फाइट के लिए अपने पंजे निकाल लेता है और तभी उसके पीछे एक बंदी आकर उसको पकड़ लेती है। इस बंदी का नाम है कटोनी, लेकिन हम इसे कूटनी बोलेंगे। वो कहती है कि जेबर बस चलो। जेबर कहता है कि उसको रूडो के साथ जाना है। कूटनी फिर से बोलती है कि टाइम खत्म, और ये लोग भी रास्ता रोक कर खड़े हैं। और यहाँ इंजन का दिमाग खराब हो रहा होता है कि ये लड़की आखिरकार आई कहाँ से। यहाँ जेबर वापसी जाने के लिए नहीं मानता। कूटनी कहती है कि बॉस के फेस पर स्माइल थी, और ये सुन जेबर को कुछ होता है और वो बोलता है, सॉरी भाइयों मुझे जाना पड़ेगा। रियो नोटिस करती है कि सामने दीवार में एक अजीब सा होल है। जेबर रूडो से बोलता है कि तुम्हारे साथ खेल कर मजा आया, जबकि तुम ऊपर से आए हो लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग हो। रूडो बड़ी मुश्किल से बोलता है कि रुक जा कमीने, तुमने जो ग्रीस के साथ किया है उसका मैं बदला लूंगा तुझसे। जेबर ये सुनते ही बहुत खुश होता है और फिर वो रूडो के हाथों को देखता है और उसी निशान को देख के बोलता है कि इस सीरीज का सामान तुम्हारे पास भी है। काफी हैरानी की बात है, बॉस को ये पता चलेगा तो वो काफी खुश होंगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोबारा फिर आऊंगा, जब तक इन गिलब्स का अच्छे से ख्याल रखना। इतना बोलते ही ये दोनों उस पोर्टल में चले जाते हैं और फिर वो खुद ही बंद होकर गायब हो जाता है। मतलब ये होल पोर्टल जैसा ही था। ये सब देखकर सारे शॉक हो गए थे कि वो दोनों गायब हो गए। और तभी रूडो सोचता है कि ये किस सीरीज की बात कर रहा था। नेक्स्ट सीरीज में बाकी सबको बाहर निकाल लाते हैं और रूडो गिरीश के पास जाकर सॉरी बोलता है कि उसने उसका तालिस्मान तोड़ दिया। गिरीश कहता है कि वो चीज मुझे बहुत प्यारी थी, लेकिन तुमने उसका सही यूज किया। मुझे इस बात की खुशी है। अब ये सब हेडक्वार्टर वापसी आ जाते हैं। रूडो इंजन के साथ बाहर बैठा हुआ था और गुस्से में कहता है कि जेबर ने गिरीश को जख्मी कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया, वैसे ही जैसे मैं रेक्टो के टाइम पर नहीं कर पाया था। अब क्या मैं लाइफ टाइम ऐसा ही रहूंगा? इंजन उसको समझाता है कि गिरीश तुम सबको प्रोटेक्ट करने में जख्मी हुआ है और गिरीश ने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि वो तुम्हें भी अपनी टीम का हिस्सा मानता है। अब चलो अंदर चल के गिरीश से मिलते हैं। रूडो अंदर जाकर शॉक होता है क्योंकि गिरीश तो मजे में बैठा हुआ था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था, और वो रूडो को अपनी पावर यूज करने पर शाबाशी भी देता है। रूडो का मीटर शार्ट हो जाता है कि ये अब तक जिंदा कैसे है। अब इंजन और बाकी सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसलिए तुम्हारा मूड ऑफ था कि तुम्हें लगा कि गिरीश मर गया है। रूडो गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि जेबर ने अपना पंजा तुम्हारे अंदर घुसा दिया था, मुझे तो यही लगेगा ना कि तुम गॉड को प्यारे हो गए हो। गिरीश बताता है कि यहाँ की मेडिकल टीम की वजह से वो जिंदा है, खास तौर पर एशिया की वजह से, जो उनके ग्रुप में अकेली हीलर है और उसी ने ही गिरीश को ठीक किया है। गिरीश उसको थैंक्स बोलता है और वो शर्माने लगती है। वो फोलो को भी थैंक्स बोलता है। फिर वो रूडो से बोलता है कि तुमने और जनका ने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारा दुश्मन बहुत ताकतवर था और तुम तालिस्मान के लिए ज्यादा टेंशन मत लो। मुझे अच्छा लगा कि वो तुम्हारे काम आया और यही मेरे लिए बहुत है। रूडो कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम जिंदा हो। फिर इंडियन बोलता है कि अब रेडर्स भी हम पर अटैक करने लगे हैं, तो अब कुछ टाइम में हमें कचरा मॉन्स्टर के साथ उनसे भी लड़ना होगा। और उन्हें पता चला है। तभी एक दूसरा क्लीनर उन्हें बताता है कि एक रेडर बॉर्डर के बारे में बात कर रहा था, मतलब वो लोग स्पेयर के बारे में जानकारी जमा कर रहे हैं। रूडो पूछता है कि अब ये कौन है? एंजन बताता है कि यही तो बॉस है पागल। रूडो शॉक होता है कि ये बॉस है। बॉस अपना नाम क्राउन बताता है। क्राउन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऊपर की इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ आए हो, लेकिन ऐसे लोगों को मैं क्लीनर्स में ज्वाइन नहीं करता। लेकिन रूडो ने यहाँ के लोगों के लिए अपनी जिंदगी का भी रिस्क लिया और तुम्हारे पास जो पावर है वो भी काफी अच्छी है, जो सब क्लीनर्स के काफी काम आ सकती है, तो इसलिए मैं तुम्हें ऑफिशियल क्लीनर बनाता हूँ। और हाँ, तुमसे मुझे बात करनी है, तुम मेरे ऑफिस में आओ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है और तुम्हारे लिए ड्रेस है। अब ऑफिस में क्राउन बताता है कि स्पेयर और यहाँ की सेंट्रल लाइन को ही बॉर्डर बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी बॉर्डर क्रॉस करता है वो मारा जाता है। अब एक कहानी सुनो। ऐसा सुना है कि नो मैंस लैंड में एक औरत रहती है। एक दफा एक मुसाफिर रास्ता भटक गया था, तो उस औरत ने उसकी हेल्प की थी। मुसाफिर पूछता है कि आप कचरे वाली जगह पर क्यों रहती हो? तो वो औरत बोलती है कि वो ऊपर से गिरने वाले लोगों को देखती है। वो औरत वहाँ काफी टाइम से है और उस औरत ने ये भी बोला है और जो लोग नीचे आकर बिना मरे वापसी ऊपर चले जाते हैं, मतलब यकीनन उसने लोगों को बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखा है। रूडो सोचता है कि अगर मैं कैसे भी उस औरत को ढूंढ लूं तो वो मुझे बता सकती है कि ऊपर कैसे जाते हैं। क्राउन बोलता है कि तुम ऊपर से आने के बाद भी जिंदा कैसे बचे, पर ये एडवेंचर काफी डेंजरस होगा, तो तुम सच में वापसी ऊपर जाना चाहते हो या यहाँ रुकना चाहते हो?
रूडो बोलता है कि मैं ऊपर जाकर रहूंगा। तभी इंजन भी ऑफिस में आता है और बोलता है कि क्लीनर वाले कपड़ों में तुम काफी अच्छे लग रहे हो। फिर हम एक सीन देखते हैं जिसमें ज़ेनका किसी चीज से काफी डर रहा था। कहानी वापसी 6 घंटे पीछे आती है। यहाँ फोलो रूडो को रोक रहा था कि उस औरत को ढूंढने के लिए मत जाओ, लेकिन रूडो उसकी एक नहीं मानता क्योंकि ऊपर जाने के लिए बस यही एक रास्ता है। तभी इंजन आके बोलता है कि तुम इसी जगह पर बिना तैयारी के नहीं जा सकते। वो जगह नो मैंस लैंड के सेंटर में है। तुम्हें गोट के पास जाने की ज्यादा जल्दी है क्या? और तुम्हें पता है कि तुम्हारी पावर कैसे यूज होती है? तुम ये तो जान गए कि ये यूज कैसे करनी है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि उसकी लिमिट कितनी है। रूडो बोलता है क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? इंजन बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम अकेले जाओगे तो एक दिन में तुम्हारा राम राम सत्य हो जाएगा। और कचरे मॉन्स्टर को मारना ही नहीं है बल्कि उन पर रिसर्च भी करते हैं जिससे हमें नो मैंस लैंड में काफी एडवांटेज मिलेगा और हमें रेडर्स को भी देखना होगा। अब रूडो पूछता है कि वो लोग गिवर्स कैसे बन गए? इंजन बोलता है कि सब लोगों के दिल अच्छे नहीं होते और सभी लोग अपने ऑब्जेक्ट का सही से ख्याल भी नहीं रखते। कुछ लोग दिल के अच्छे होते हैं लेकिन सामान का ख्याल नहीं रखते। वहीं कुछ लोग ऑब्जेक्ट को संभाल कर रखते हैं। कोई दिल से अच्छा या बुरा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे गिवर का कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग गिवर्स को अच्छा नहीं मानते और उन्हें अनकॉन्टिबेंट बोलते हैं। किसी एक चीज से इतना प्यार करना बाहर के लोगों को अजीब ही लगेगा। रूडो दिल में सोचता है कि मुझे लगा था कि बुरे लोग कभी भी अपनी चीजों का ख्याल नहीं रखते होंगे, पर मैं गलत था। इंजन बोलता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम काफी दिनों से फाइट कर रहे हो। अब रूडो अपने रूम में आराम करने के लिए आता है और तभी रियो यहाँ आकर बोलती है चलो तुम्हें पूरा हेडक्वार्टर दिखाती हूँ। वो उसे ट्रेनिंग रूम, डाइनिंग रूम और टॉयलेट भी दिखाती है और फिर रूडो से पूछती है कि ऊपर की लाइफ कैसी होती है। रूडो बोलता है कि वो रेक्टो के साथ घूमने जाता था, कचरा ढूंढता था और लोगों से भी गालियाँ सुनता था। रियो कहती है कि ये मसले वाली बात नहीं है, गालियाँ तो यहाँ भी पड़ेंगी। रियो कहती है कि तुम खाते क्या थे? रूडो बताता है कि ब्रेड और सूप। रियो पूछती है और मिठाई? कि मिठाई तो बस अमीर लोग ही खा सकते हैं। रियो बोलती है कि हमारे पास भी मिठाई है, खाना चाहोगे? फिर वो उसे कैंटीन ले जाती है और रियो बोलती है कि यहाँ कुछ फूड वेंडर्स भी होते हैं जिनसे हम खाना खरीद लेते हैं। यहाँ इंजन भी था। उसे रियो बताती है कि रूडो ने कभी मिठाई नहीं खाई। इंजन बोलता है कि ऊपर का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ मिठाई बहुत फेमस है, तुम इसके ज्यादा आदी मत हो जाना। यहाँ मिठाई देखकर रूडो के मुंह में पानी आता है और वो बोलता है कि ये तो अमीरों का खाना है, वो भी इतना सारा। इंजन बोलता है कि यहाँ इतनी पॉल्यूशन है कि यहाँ फसल उगाना काफी मुश्किल है, लेकिन वेंडर के पास कुछ ऐसे गिवर्स होते हैं जिनकी पावर ही खाना बनाना है, इसी वजह से हमारे पास मिठाई की कमी नहीं है। रूडो अब एक मिठाई उठाकर खाता है जो उसे काफी मस्त लगती है और वो पागलों की तरह बाकी मिठाई भी खाने लगता है। उसने इतनी अच्छी मिठाई कभी नहीं खाई। इंजन उसे रुकने का बोलता है वरना वो मोटा हो जाएगा। तभी यहाँ पर सेंटा नाम का एक बंदा आता है और वो रूडो को देखने लगता है। रूडो को लगा कि उसको भी मिठाई चाहिए तो वो अपना दिल पर पत्थर रखकर एक लॉलीपॉप उसकी तरफ कर देता है। सेंटा लॉलीपॉप खाते हुए और मिठाई मांगता है जिस पर रूडो मना कर देता है। अब कहानी वापसी 6 घंटे आगे आती है जहाँ इंजन और रियो बोल रहे थे कि रूडो ने तो इतनी सारी मिठाई खा ली और ज़ेनका भी यहाँ से जा रहा था। यहाँ दरवाजे से एक मोटा सा आदमी निकल रहा होता है जिसे देख ज़ेनका बोलता है कि ये कौन घुसपैठिया आ गया, लेकिन ये तो रूडो था जो इतनी मिठाई खाने की वजह से मोटा हो गया था। अब ये लोग रूडो की ट्रेनिंग करवाने के लिए उसे ले जाते हैं और यहाँ वो एक नाइफ को भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहा। इंजन हंसते हुए बोलता है कि इतनी मिठाई खाने की वजह से तुम अपनी पावर तो नहीं भूल गए। रियो कहती है कि अब कम से कम चल तो पा रहा है। रूडो को समझ नहीं आता कि उसकी पावर काम क्यों नहीं कर रही है। ज़ेनका अब समझ जाता है कि रूडो को ऐसे ऑब्जेक्ट पसंद हैं जो टूटे हुए थे जिन्हें लोग फेंक देते थे, मतलब इसकी पावर उन्हीं चीजों पर काम करेगी जैसे कि कचरे पर। अब उसके सामने कुछ कचरा लाकर रखा जाता है। रूडो उनमें से एक ट्रायंगल उठाता है और उसी टाइम उसे वेपन में चेंज कर देता है। इंजन बोलता है क्या बात है तुम्हारी ज़ेनका, तुमने काफी अच्छा सॉल्यूशन निकाला, तुम काफी अच्छे ट्रेनर हो। रूडो भी ज़ेनका को थैंक्स कहता है। अब ज़ेनका बोलता है कि एक से ज्यादा चीजें बनाने की कोशिश करो। अब रूडो भी बाकी चीजें उठाता है और उन्हें वेपन बना देता है और तभी उसकी नाक से खून निकल जाता है, मतलब उसकी पावर की भी एक लिमिट है, यानी वो एक साथ काफी सारी चीजों को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। और रूडो के ग्लव्स की क्वालिटी काफी ज्यादा है जिसकी वजह से उसकी बॉडी उसे झेल नहीं पा रही थी। रूडो पूछता है कि ये क्वालिटी मतलब, तो इंजन बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा ख्याल
ध्यान रखा जाता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इसे ही क्वालिटी बोलते हैं। और जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी ज्यादा पावर्स मिलेंगी। लेकिन ऑनर का माइंडसेट और एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। अब जन का दिल में सोचता है कि ये ग्लव्स जब से रूडो के पास है, जब वो बच्चा था, मतलब इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा है और इसीलिए उनकी पावर रूडो की बॉडी झेल नहीं पा रही। ये हो सकता है कि इसका कोई लेना देना उनकी सीरीज से हो। रूडो बोलता है कि मैं जिन चीजों को वेपन बनाता हूँ वो मिट्टी बनकर खत्म कैसे हो जाती है और इन चीजों को भी मैंने वेपन बनाया है, वो अभी तक ठीक क्यों है। अब रियो बताती है कि ये उन टूटी हुई चीजों को उनकी सबसे अच्छी हालत में लाता है और उनका यूज करने से उनका काम खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। जनका बोलता है कि हाँ, तालिस्मान भी जब ही खत्म हुआ था जब हमारी फाट खत्म हो गई थी और रूडो सेफ था। इंजन बोलता है कि मतलब यही रूडो की पावर है कि ये कचरे को भी काम का समझता है और उनका काम होने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। उसने ग्रीस के तालिस्मान को तोड़ा नहीं था। रियो कहती है जेबर ने कहा था कि तुम्हारे पास ग्लव्स की किसी सीरीज का हिस्सा हो, मतलब हो सकता है कि किसी और के पास भी रूडो के जैसे ग्लव्स हो। अब रियो पूछती है कि इनका नाम क्या है और इन सब ने अपने इंस्ट्रूमेंट को नाम दिया हुआ था। जैसे रियो की सीजर का नाम है रिपर और इंजन के छाते का नाम है एम्ब्रेकर और जनका की लाठी का नाम है आसिस स्टाफ। रूडो कहता है कि उसने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। इंजन बोलता है तो अब सोच लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रेडर्स को देखते हैं जो अपने बॉस को कुछ बता रहे थे। दी क्लीनर्स, सिटी ऑफ आर्ट्स, डेजर्ट अल्टर, वाइटल इंस्ट्रूमेंट और वॉचमैन सीरीज। अब रात में रूडो अपने ग्लव्स को धोता है जिस वजह से उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था। तभी अचानक वो देखता है कि रियो उसके बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। रियो बोलती है कि तुम इतनी देर रात क्यों जाग रहे हो, तुम्हें याद तो है ना कल हमें मिशन पर भी जाना। अब रूडो घबरा कर बोलता है कि तुम इस टाइम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और तुम आई कहाँ से हो। वो कहती है कि मेरा रूम तुम्हारे रूम के बगल में है, मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी तो मैं विंडो से अंदर आ गई। क्या तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है। रूडो बोलता है कि ग्लव्स पहनने के बाद दर्द नहीं होता लेकिन उन्हें धोना तो पड़ता है। वो बोलती है कि तुम्हारे हाथों की कंडीशन काफी बुरी है, क्या वो जल गए थे। रूडो बोलता है कि ये तो तुम्हें मेरे बेंच और माँ बाप से पूछना चाहिए। रियो कहती है कि माँ बाप हमें काफी कुछ देते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। इतना बोलते ही वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन बोलता है कि अभी रूडो का फुल फेस बना नहीं है तो तुम बाकी काम पूरे कर लो। रूडो पूछता है कि ये फुल फेस क्या होता है। तब इंजन बताता है कि जब क्लीनर्स नो मैंस लैंड में जाते हैं तो उन्हें ये पूरा मास्क पहनना पड़ता है और उसी को फुल फेस कहते हैं। हमारे पास एक आर्टिस्ट है जो फुल फेस बनाता है लेकिन वो अपने हिसाब से काम करता है। अगर उसे काम की डेडलाइन दे दो तो उसका स्क्रू ढीला हो जाता है। इस टाइम वो तुम्हारा ही मास्क बना रहा है। क्राउन बोलता है कि जब तक मास्क बनेगा तब तक तुम अपने ऊपर प्रोटेक्शन स्पेल लिखवा लो। सैम्यू बोलती है नो मैंस लैंड काफी खतरनाक है, इस टाइम क्या हो जाए कुछ नहीं पता, इसलिए जितना हो सके उतनी प्रोटेक्शन रखनी चाहिए। हमारे पास एक गिवर है जो प्रोटेक्शन स्पेल लिखेगा। वैसे तो वो गिवर यहाँ कभी भी आ जा सकता है पर काफी दिनों से वो यहाँ आया नहीं है, इसलिए हमें उसके पास जाना होगा। रूडो पूछता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं तो इंजन बताता है कि सिटी ऑफ ग्रेफिटी मतलब कैनवस टाउन में। फिर इंजन बाकी की टीम भी दिखाता है जो हमारे साथ नो मैंस लैंड में चलेगी। उसी औरत को ढूंढने के लिए रियो, जनका, डेलमन, टेंसी और बाकी 3 सपोर्टर ग्रीस, फोलो और टॉमी। वैसे तो हम 5 सपोर्टर को साथ लेकर जाते हैं लेकिन नो मैंस लैंड में जितने ज्यादा गिवर्स हो उतना अच्छा है और सपोर्टर जितने कम हो उतना, क्योंकि वो पावर यूज नहीं कर सकते। डेलमन चिल्ला के बोलता है कि उसने रूडो की स्टोरी सुनी है और वो उन लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा जिन्होंने उसे नीचे फेंक दिया और उसे रूडो जैसे जोशीले लड़के बहुत पसंद है, तुम्हें तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। टेंसी बोलता है कि नहीं, रूडो को इंजन लाया है तो वो उसकी ग्रुप में है और वो डेलमन के साइड से माफी मांगता है और बोलता है कि ये बहुत चिल्लाता है लेकिन आदमी बढ़िया है और मुझे भी जोशीले लड़के पसंद है। खैर अब इंजन बोलता है कि डेलमन आज तुम्हारा एक मोटिवेशन वाला लेक्चर हो जाए, जो सुन का अपने कान बंद कर लेता है। अब डेलमन भैया जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि चलो कैनवस टाउन, लेकिन हम भी नहीं रुकेंगे और फिर उसके साथ बाकी लोग भी चिल्लाने लगते हैं। फिर ये लोग सुकून से कार में बैठकर निकल जाते हैं। ये एक टाउन की तरफ जाते हैं जो ऊपर से बंद था और यही कैनवस टाउन है और इसकी दीवारों पर पेंटिंग बना रखी थी। रूडो पूछता है कि यहाँ के सारे शहर ऐसे ही बने हैं। टेंसी बोलता है बड़े शहरों में ऐसे ही छत बनी होती है ताकि ऊपर से कचरा ना आए और कई लोग बाहर रहते हैं तो उनकी कचरे के नीचे दबने से मौत हो जाती है। वैसे गलती उन्हीं की है कि वो शहर से बाहर क्यों
रहते हैं। अब दो लोग शहर के अंदर जाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो अंदर जा नहीं पा रहे। वहीं बाकी क्लीनर आराम से अंदर चले जाते हैं। इंजन बोलता है कि अंदर आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारे दिल में कोई बुरा इरादा नहीं है तब तक तुम अंदर आ सकते हो। इस शहर की हर दीवार पर पेंटिंग बनी हुई थी। इंजन बोलता है कि काफी लोगों को पेंटिंग करना पसंद है और इसलिए ये कैनवस टाउन बनाया गया ताकि ये लोग अपनी मर्जी से कुछ भी पेंट कर सके। क्राउन ने बताया था कि इस शहर को सिटी ऑफ आर्ट्स भी कहा जाता है। अब रूडो पूछता है क्या हम यहाँ पर आर्ट्स देखने आए हैं। इंजन बोलता है कि हम एक आर्टिस्ट गिवर से मिलने आए हैं। उसके पास पावर है कि वो किसी भी चीज पर अपने पेंट करके प्रोटेक्शन बैरियर लगा देता है, जिसे वो लोग शहर में घुस नहीं पा रहे थे क्योंकि इसने बाहर की दीवारों पर तालिस्मान पेंट किया है। तालिस्मान बुरे लोगों को अंदर नहीं आने देता। अब रूडो कहता है कि वाह भैंस चोर, इसकी तो पावर मस्त है। इंजन बोलता है और उसका इंस्ट्रूमेंट भी बहुत रेयर है और ये पावर उसके अपने पूर्वजों से मिली है। तभी एक लड़की अचानक से इंजन से टकराती और उसकी आंखों में आंसू थे। वो बगैर बोले यहाँ से भाग जाती है। बाकी लोगों को लगा कि इंजन ने उस लड़की को रुला दी। तभी इनके पास एक आदमी आकर बोलता है कि तुम तो मेरी उम्मीद से पहले यहाँ आ गए। इंजन बोलता है कि हाँ, हम गॉब के लिए यहाँ आए हैं, उससे तालिस्मान बनवाना है। मेयर बोलता है वो तो आज ही सुबह मारा गया। अब ये सब गॉब की डेड बॉडी देखते हैं। इंजन हैरान होकर बोलता है क्या ये सच है। मेयर बताता है कि ये पॉल्यूशन से मरा है। सेफ जोन में इसे पेंट करके मजा नहीं आ रहा और ये पॉल्यूटेड जोन में भी पेंट करने चले जाता है। वहाँ ये पेंट करने में इतना गुम हो गया होगा कि इसे अपना मास्क भी उतार दिया होगा, जबकि मैंने कई बार इसे इस बात के लिए बहुत डांटा है। इंजन अपने घुटनों पर आता है। रूडो को याद आता है कि गॉब को हेड क्वार्टर में भी देखा था और उसे बुरा लगता है। टेंसी बोलता है कि ये यहाँ पर काफी नॉर्मल बात है। मेयर आके बोलता है कि गॉब ने अपना वारिस सेलेक्ट कर लिया था जिसे उसका इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा। ये वही लड़की है जो इंजन से टकराई थी। मेयर बताता है कि वारिस हमेशा पिछला यूजर ही सेलेक्ट करता है। हमें नहीं पता कि इसका क्राइटेरिया क्या है, लेकिन जब भी उसे ये पेन दिया जाता है तो उसके अंदर गिवर वाली पावर जाग जाती है और वो एक स्पेल कास्टर बन जाता है। इस लड़की का नाम रेमलिन है और गॉब के बाद स्पेल कास्टर यही है। इस पेन को हासिल करना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत प्राउड की बात है, लेकिन ये एक लड़की काफी छोटी है। क्या ये इतना प्रेशर संभाल पाएगी? पोलो रूडो को बताता है कि कुछ लोग उसी टाइम पर गिवर बन सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए उसकी काफी टाइम तक केयर करनी होती। वहीं कुछ लोगों में गिवर बनने का हुनर होता है, भले उनके पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो, लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेते ही गिवर बन जाते हैं। वैसे ये काफी रेयर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को इंस्ट्रूमेंट पास किया जाए। मेयर बोलता है कि गॉब और मैडलिन बिल्कुल भाई बहन की तरह थे और गॉब कितनी खुशी से पेंट किया करता था, जबकि मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ का एक मेयर बना क्योंकि मुझे लोगों को पेंट करते देखना अच्छा लगता है। इंजन याद करता है कि कैसे गॉब उनके हेडक्वार्टर में भी कभी भी आ जा सकता था, लेकिन उसके फेस पर हमेशा स्माइल ही रहती थी जो इंजन कभी नहीं देख पाएगा। इंजन बोलता है कि हमें चलना चाहिए। इंजन रेमलिन से बोलता है कि हम वापसी जरूर आएंगे। रेमलिन चिल्लाकर बोलती है अब बहुत हुआ, रोना बंद करो, अब टाइम है जश्न मनाने का। रेमलिन मेयर से वो पेन ले लेती है और बाहर निकल जाती है। वो छत पर आकर बोलती है कि गॉब मर गया, उसका मुझे भी दुख है, लेकिन गॉब ये कभी नहीं चाहेगा कि हम उसकी याद में रोने बैठे। रेमलिन अब उसके पेन को खोलती है जो कि असल में एक पेन ब्रश है, जिससे उसके अंदर भी गिवर वाली पावर जाग जाती है। अब रेमलिन उससे एक स्पेल लिखती है जिससे वहाँ रखी पेन की बोतल रॉकेट की तरह आसमान में फटने लगती है। शहर के सारे लोग भी इस आतिशबाजी को देखते हैं और रेमलिन चिल्ला के बोलती है कि चलो जश्न मनाते हैं। ये देख रूडो को भी रेक्टो की याद आती है और शहर के लोग भी जश्न में मिल जाते हैं। मेयर इंजन से सॉरी बोलता है कि जिस स्पेल के लिए तुम यहाँ आए थे उसे मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंजन कहता है कि वो तो मुझे दिख रहा है, ये कैनवस टाउन है, मस्ती और आजादी का शहर। अब रेमलिन रूडो के फेस को जोकर की तरह बनाकर हंस रही थी। इंजन कहता है कि ये तो बिल्कुल गॉब की जैसी है। वो मेयर से पूछता है कि अब तक कितने स्पेल कास्टर बन चुके हैं। वो बताता है कि रेमलिन को मिलाकर अब तक 6 स्पेल कास्टर बन चुके हैं। रेमलिन कहती है कि अगर वो किसी की मर्जी के बगैर पेंट करती है तो उसकी पावर काम नहीं करती, मतलब उसे सामने वाले से पहले पूछना पड़ेगा, तब जाकर वो अपना स्पेल लिख सकती है। इंजन बोलता है कि गॉब के साथ भी ऐसा ही हुआ करता था। क्या सभी स्पेल कास्टर को एक ही जैसी पावर मिलती है? मेयर बताता है कि पावर तो सभी की सेम होती है, बस उसे
यूज करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। रेमलिन बोलती है कि हमें पेंट करना और आजादी बहुत पसंद है। अब रेमलिन रूडो की पीठ पर स्पेल ड्रॉ करने लगती है ताकि वो एक बड़े हमले से बच जाए। वो अपने इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके टैटू मशीन बना लेती है। ये देखकर इंजन का तो मुंह खुला ही रह जाता है कि ये अपने इंस्ट्रूमेंट को बदल भी सकती है। वो रेमलिन को टैटू करने से मना करता है क्योंकि इससे काफी दर्द होगा। अब रेमलिन टैटू मशीन को मार्कर में चेंज कर लेती है और रूडो पर स्पेल लिख देती है। बाकी सब भी अपने ऊपर स्पेल लिखवा लेते हैं और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं। बाहर इन्हें वही लोग दिखते हैं जो शहर के अंदर घुसना चाह रहे थे। मेयर पर चिल्लाकर कहते हैं कि उसने वो इंस्ट्रूमेंट एक बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया, वो इसके काबिल नहीं है। ये दोनों भी असल में आर्टिस्ट हैं और उन्हें वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तभी मेयर गुस्से में चिल्लाता है और यहाँ से उन्हें भगा देता है। ये लोग रेमलिन को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं। रेमलिन बोलती है कि वो कभी हेडक्वार्टर भी पेंट करने आएगी। रूडो पूछता है क्या हम वापसी हेडक्वार्टर जा रहे हैं। एंजन कहता है कि हाँ, तुम्हारा फुल फेस लेने के लिए, लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। फिर वो रूडो को एक कचरे वाली जगह पर ले जाता है। वहाँ बहुत सारा सामान पड़ा था। वो रूडो से कहता है जो अच्छा लगे ले लो ताकि इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर सको। रूडो तो कचरा देखते ही पागल हो जाता है। इसी कचरे के ढेर में एक टीवी देखते हैं, वो खुद ब खुद ऑन हो जाता है। इसमें हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास सेम रूडो वाले ग्लव्स हैं। यहाँ अगस्त ने रूडो का मास्क तैयार कर लिया था। जब रूडो सो रहा था तभी उसने रूडो के फेस का नाप ले लिया था, तो उसे ये मास्क अच्छे से आना चाहिए। तभी यहाँ अगस्त की बहन आती है, आयशा, वही शर्मीली लड़की जो हीलर है। इसके बाद ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। एंजन रूडो को उसका चोकर निकालने का बोलता है। इसके बाद सभी अपने हाथ से एक बूंद खून निकालते हैं और उसके चोकर पर लगा देते हैं। एंजन बताता है कि ये चोकर फोन जैसा है, लेकिन रूडो उन्हीं से बात कर सकता है जिन्होंने इस पर अपना खून लगाया है। इसलिए इस जगह सब चोकर पहनकर घूमते हैं। इन्हें अपने नंबर की जगह अपना खून देना पड़ता है। रूडो कहता है कि क्या टाइट टेक्नोलॉजी है, ये भी किसी गिवर ने बनाया होगा। अब ये सब भी रूडो से उसका खून मांगते हैं, जो सुन वो डर जाता है। इसके बाद ये सब नो मैंस लैंड के लिए निकल जाते हैं, उस औरत को ढूंढने के लिए जिसे ऊपर जाने का रास्ता पता है। वैसे रूडो अपने साथ कुछ ज्यादा ही कचरा ले आया था। ये लोग नो मैंस लैंड पहुंच जाते हैं जो किसी खूनी रेगिस्तान की जैसा लग रहा था। इस जगह का नाम है पेंटा और यहाँ से ये सब पैदल ही आगे जाएंगे। इस जगह पर जो मिट्टी है वो कचरा ही था जो मिट्टी बन गया है। अब इन्हें कचरा मॉन्स्टर भी दिखते हैं। इंजन रूडो से कहता है कि तुम रेडी तो हो ना, अब जाओ और इन कचरा मॉन्स्टर को खत्म कर दो। रूडो भी नीचे जाने लगता है। अब हमें पास दिखाया जाता है जहाँ अगस्त रूडो को मास्क दे रहा था। वो बताता है कि नो मैंस लैंड में उसे पहले अपने हाफ मास्क को पहनना है, फिर उसे ऑक्सीजन पाइप से जोड़ना है और फिर पूरा मास्क पहनना है। अब रूडो अपना मास्क पहनकर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जेबर और बॉस को देखते हैं जो टीवी के सामने बैठे थे, पेंटा डेजर्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। फिर हम टॉमी को देखते हैं जो बिना रुके सामने होने वाली फाइट के बारे में लिख रही थी और इसी तरह ये लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं। इन्हें जो पहला कचरा मॉन्स्टर मिला है वो स्कॉर्पियो जैसा है। अब सीन रियो पर आता है जो अपनी सीजर से मॉन्स्टर को काट रही थी और यहाँ जनका के पास भी एक स्कॉर्पियन रफ्तार से आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है और तभी जनका उसे डॉज कर उसके मुंह में अपना डंडा घुसा देता है और उसे खत्म कर देता है। लेकिन उसी तरफ और भी मॉन्स्टर आ रहे थे और तभी यहाँ एंजन चाहते के साथ एंट्री मारता है और एक ही धमाके में सबको खत्म कर देता है। फिर यहाँ देखते हैं कि एक मॉन्स्टर बच गया था, तो एंजन रूडो को उससे फाइट करने का बोलता है। रूडो अपने पास से कीबोर्ड निकालता है और उसे हथियार में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो पास में ही थी। अब यहाँ पर रूडो कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता है और उसके बटन से मिसाइल की तरह निकलने लगते हैं और सीधा मॉन्स्टर को जाकर खत्म कर देते हैं। इंजन बोलता है कि यकीनन इस मिट्टी के नीचे बहुत कचरा दबा हुआ है। वहीं फॉलो डॉमी को डांट रहा था कि फाइट के बाद उसे अपना डेटा रिकॉर्ड करना चाहिए और फाइट की जगह से दूर रहना चाहिए, वरना उसे भी लग सकती है। टॉमी बोलती है कि मैं भूल गई थी और वैसे भी तुम सब मुझे प्रोटेक्ट कर ही लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। अब यहाँ रूडो को कोई नजर आता है और तभी उसके पीछे डेलमन और टेंसी आते हैं। वो रूडो से कहते हैं कि तुम तो इस रेगिस्तान में दिख ही नहीं रहे थे और तुमने काफी बढ़िया फाइट की कि यहाँ इतनी मिट्टी उड़ रही है कि हम तुम्हें फाइट करते हुए देख ही नहीं पाए। रूडो दिल में सोचता है कि चलो अब मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ और थोड़ा काम आ रहा हूँ। और तभी इन्हें अपने सामने एक लड़की दिखती है। इसका नाम है एमो और इसने कोई मास्क भी नहीं पहना हुआ था। ये पूछती है तुम क्या मुझसे मिलने आए हो ना? टेंसी बोलता है ये लड़की यहाँ कब से है? डेलमन
डेलमन बोलता है कि यहाँ रेगिस्तान में देखना मुश्किल है, लेकिन मैं उसे सेंस नहीं कर पाया। तभी बाकी लोग भी इनके पास आ जाते हैं। इंजन बोलता है कि कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसे हम ढूंढने यहाँ आए थे। जनका बोलता है क्या वो इतनी आसानी से मिल जाएगी। अब रियो पूछती है कि तुम वही लड़की हो ना जो लोगों को स्पेयर आते जाते देखती है। एमो बोलती है कि हाँ मैं ही हूँ। इंजन बोलता है अपनी तो लॉटरी लग गई, चलो इससे बात करके यहाँ से निकलते हैं। तभी एमो खांसने लगती है और कहती है कि यहाँ की हवा सही नहीं है, तुम्हें जो भी बात करनी है मेरे घर चल के करो, वहाँ मास्क की जरूरत भी नहीं होगी, मेरा घर पास में ही है। जनका बोलता है फिर भी ये अपना मास्क लेकर क्यों नहीं आई। रियो कहती है कि फिर मैं अकेली जाकर उससे बात करती हूँ। तो इंजन कहता है कि नहीं, हम सबको साथ चलना चाहिए, उसने कोई जाल बिछाया होगा तो भी मैं उसे लड़ सकता हूँ। इंजन यहाँ सबसे बेस्ट है। वो इन सबको अपने घर ले जाती है। वो बड़े से टावर में रहती है। वो सबको घर में आने से पहले अपना मास्क उतारने का बोलती है। ऊपर जाने के बाद रूडो एमो से पूछता है कि मैं ग्राउंड से स्पेयर कैसे जा सकता हूँ, लेकिन एमो उसे इग्नोर करके बोलती है कि छोड़ो, हम तो रोमांटिक बातें करते हैं, तुम्हें किस तरह की लड़का या लड़की पसंद है। इंजन कहता है कि हम यहाँ बातें करने नहीं आए हैं, हम यहाँ इन्फॉर्मेशन लेने आए हैं। ये सुनते ही एमो गुस्सा हो जाती है और पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और अब वो अपनी पावर यूज करती है जो कि उसके शूज में है। रूडो गौर से देखता है कि जो लोगो उसके शूज पर बना है वो ही रूडो के ग्लव्स पर भी है। और तभी डेलमन पीछे से इंजन पर अटैक करता है और इंजन को बेहोश करके नीचे गिरा देता है। सभी को समझ आ जाता है कि एमो किसी तरह से डेलमन को कंट्रोल कर रही है। डेलमन सभी से कहता है कि वो सब एमो से दूर रहें। डेलमन का वाइटर इंस्ट्रूमेंट है पानी का जेट, जिससे वो ग्राउंड में प्लांट उगाने की कोशिश करता था। और वहीं एमो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके शूज हैं, जिनसे वो ऐसी स्मेल निकालती है कि जो सूंघता है वो अपनी हैप्पी मेमोरी में चला जाता है और उन्हें लगता है कि एमो उनकी कोई करीबी है जिसे उन्हें प्रोटेक्ट करना है। और फिर रूडो पर भी उसका असर होने लगता है। रियो डेलमन के पास जाती है तो उस पर भी वाटर से अटैक कर देता है। जनका और टेंसी समझ जाते हैं कि एमो स्मेल का यूज करके सबको कंट्रोल कर रही है, तो वो अपना मास्क वापसी पहन लेते हैं। टेंसी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से सबको बांध देता है और वो एमो को भी उल्टा लटका देता है, लेकिन सब लोग उसकी पकड़ से बचने की कोशिश कर रहे थे तो टेंसी उन सबको टावर से नीचे फेंक देता है, जिससे वो सब तकरीबन मर ही चुके थे। जनका को समझ नहीं आता कि टेंसी ने ऐसा क्यों किया, तो टेंसी कहता है कि हम सब ने अपने ऊपर एक स्पेल लिखवाया है जिससे हमें कुछ नहीं होगा। अब वो सब लोग ठीक थे। वहीं इंजन चुपके से एमो का एक शूज निकाल लेता है और बस एक शूज से एमो की पावर काम नहीं करती और सभी लोग उसके कंट्रोल से निकल जाते हैं। हैप्पी मेमोरी से वापसी आकर इन सबको बहुत बुरा लग रहा था। एमो फिर से बोलने लगती है तो रूडो एमो के पास जाता है और उसके मुंह पर भरकर एक मुक्का मार देता है और फिर उसकी सही से कुटाई करता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इंजन रूडो से कहता है कि बस वो हार चुकी है और वो एक लड़की है। रूडो सिग्मा मेल की तरह बोलता है कि वो एक लड़की है तो क्या हुआ, वो हमें मार ही चुकी थी, उसकी जितनी कुटाई की जाए वो भी कम है। इंजन बोलता है कि वो सब सही है, लेकिन अब हम उससे इन्फॉर्मेशन कैसे लेंगे। फिर रूडो को अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ सैम्यू बॉस को बताती है कि जब उसने रूडो के अंदर देखा था तब मुझे उसके अंदर अहंकार दिखा था और रूडो के अंदर एक कर्ज है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। और यहाँ टॉमी एमो को हील करके होश में लेकर आती है और उससे कहती है कि हम तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आए थे और मुझे भी रोमांटिक बातें करना पसंद है। जो सुन एमो कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी मॉम की तरह बातें करती हो और ये शूज मुझे मेरी मॉम ने ही दिए थे। उसकी मॉम ने एक एंजल को देखा था जो ग्राउंड से स्पेयर जा रहा था। जो सुन इन सब का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि कौन सा एंजल। एमो की पास्ट स्टोरी से होता है। जब एमो छोटी थी तब उसकी मदर ने उसे एक आदमी को भेज दिया था। एमो को कुछ नहीं पता था तो एमो की मदर उसे बताती है कि ये आदमी हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा और तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। एमो भी खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है। वो आदमी एमो को लेकर उसी टावर में आता है और उसे कहता है कि अब हमें यहाँ पर कोई भी तंग नहीं करेगा और अब हम यहाँ पर ही रहेंगे। और इस आदमी के इरादे कुछ सही नहीं थे। थोड़े टाइम बाद एमो बड़ी हो जाती है
है और ये आदमी एक चोर है और ये यहाँ पर काफी सारा सामान लाया करता था। वो एमो से कहता है कि चलो अब वो रस्म निभाते हैं जिससे मेरा मूड सही हो जाता है। तो एमो कहती है कि उसे ये रस्म पसंद नहीं है क्योंकि उसमें उसका दम घुटता है। फिर ये आदमी कहता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है इसलिए ऐसा हो रहा है, हमें एक सेरेमनी करनी चाहिए। फिर ये आदमी सेरेमनी के नाम पर एमो के साथ गलत काम करता है। कुछ देर बाद यहाँ पर दो मास्क पहने लोग आते हैं। इनमें एक आदमी वही था जिसने रेक्टो को मारा था। वो चोर उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो, तुम लोग अभी यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा क्योंकि मैं एक गिवर हूँ और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके शूज हैं। तभी एक मास्क वाला आदमी उसके पास जाकर जोर से मुक्का मार देता है और फिर उसके शूज निकाल कर एमो को दे देता है और कहता है कि ये शूज तुम पर ज्यादा अच्छे लगेंगे और जो तुम्हारे दिल में खालीपन है उसे भी भर देंगे। एमो उन शूज को रख लेती है और वो दोनों विंडो के पास जाते हैं और एमो से कहते हैं कि ये शूज अब तुम्हारे हैं और जब तक टाइम पूरा नहीं होता इनका अच्छे से ख्याल रखना। और तभी इनमें से एक आदमी के पर निकल आते हैं और वो दूसरे आदमी को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। एमो देखती है कि ये दोनों उड़ते हुए आसमान में चले गए। वो इन्हें एंजल समझती है। तभी उस चोर को होश आता है। वो सीधा एमो पर चिल्लाने और मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शूज को टच करने की। एमो को ये सब बहुत बुरा लगता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। शायद वो इन शूज की वजह से समझ गई थी कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है और मैं इन शूज को नहीं दूंगी क्योंकि एंजल ने कहा था कि ये शूज मुझ पर अच्छे लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर रूडो एमो से सॉरी बोलने आया था। फॉलो रूडो को बोलता है अभी खामोश रहो, एमो अपनी स्टोरी बता रही है। हम देखते हैं कि उन शूज से एमो की पावर अवेकन हो गई थी। वो शूज उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन गए थे। ये देख वो चोर डरता है और एमो से वो शूज वापसी मांगता है लेकिन एमो कहती है मुझे इन शूज के साथ अच्छी फील आ रही है जैसे कि पुराने टॉय में नई बैटरी डाल दी हो। मैं इन शूज को अपने पास रखना चाहती हूँ। अब वो चोर उससे वो शूज छीनने लगता है तो एमो पागलों की तरह चिल्लाती है और उसके हाथ पर काट लेती है। फिर इन दोनों में फाइट होती है और एमो उस चोर को टावर से नीचे फेंक देती है जिससे वो चोर मारा जाता है। एमो को अब समझ आ गया था कि उसकी मदर ने उसको बेच दिया था लेकिन एमो इस बात को मानती ही नहीं है। फिर कई लोग इस रेगिस्तान में आए हैं और एमो उनसे प्यार चाहती थी। थोड़े टाइम बाद एमो उसी एंजल को वापसी आता देखती है। उसकी स्टोरी सुन के सब हैरान होते हैं। फॉलो कहता है अब ये एंजल कौन है, शायद वो कोई एस्पेराइट हो। टेंसी बोलता है शायद उसके पास पंखों वाली पावर हो। सन का बोलता है कि इसके दिमाग में केमिकल लोचा है तो हो सकता है कि वो कोई एंजल ही नहीं हो। वो सब बस एमो को ऐसा लगता हो। एंजल एमो से पूछता है कि उसने एंजल को लास्ट टाइम कब देखा था तो एमो बोलती है कि तकरीबन 1 महीना पहले। एंजल कहता है कि उसी टाइम पर रूडो भी यहाँ पर आया था। एमो एक पत्थर से उस एंजल के मास्क की ड्राइंग बनाती है जिसे देख रूडो समझ जाता है कि एंजल कोई नहीं बल्कि वो ही किलर है जिसने रेक्टो को मारा था और वो रेक्टो को मारने के बाद ग्राउंड पर आ गया है और इसके साथ एक बंदा भी था। ये बात जानते ही रूडो बहुत खुश होता है कि वो जरूर मेरे पीछे ग्राउंड पर आया होगा। एक बार मिल तो जाए फिर मैं इससे सब कुछ पूछ लूंगा कि स्पेयर में वापसी कैसे जाना है और उन दोनों से रेक्टो की कब्र पर ले जाकर माफी मंगवाऊंगा कि उन्होंने रेक्टो को क्यों मारा। एमो कहती है कि रूडो भी बिल्कुल मेरी तरह है। उसके गिलव्स ने भी उसकी खाली स्पेस को भर दिया होगा। उसे ये भी समझ आ गया था कि वो जो चोर था वो उसके साथ क्या किया करता था, वो प्यार नहीं था। एमो कहती है कि मुझे भी दोस्त बनाने हैं लेकिन मुझे अब बाहर जाने से डर लगता है। रूडो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। फिर ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। ये एमो को भी अपने साथ चलने का बोलते हैं लेकिन एमो मना कर देती है क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ काम पूरे करने हैं। अगर रूडो मुझसे मिलने आए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। रूडो कहता है कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। फिर ये सब यहाँ से निकल जाते हैं। अब इंजन बोलता है कि हमें पता चल गया है कि कोई एंजल है जो बॉर्डर क्रॉस करके ऊपर जा सकता है और ये भी कि रूडो के जैसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट एमो के पास भी है, मतलब वो भी वॉचमैन सीरीज का ही हिस्सा है। और वहीं हम देखते हैं कि कोई एमो के घर में घुस गया है और वो एमो के शूज छीन लेता है। ये और कोई नहीं बल्कि जेबर था और वो अपने बॉस को बताता है कि सामान मिल गया है और उसका बॉस कहता है कि चलो शुरू करते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।